नमस्कार, आप सभी का स्वागत है भारत 24 पर। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। हम आपके लिए लेकर आए हैं द जेसी शो, जहां पर 5 राज्यों में चुनावी तारीख नजदीक आ रही है और ऐसे में चुनाव धीमे धीमे निर्णायक मोड़ पर पहुंच रहा है। इस बार दावे भी बहुत हैं तो दांव भी बहुत बड़े हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर बीजेपी के चाणक्य कहलाए जाने वाले अमित शाह ने मोर्चा संभाल लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ कह दिया कि जहां केंद्र में हैट्रिक लगाई है बीजेपी ने, तो वहीं असम में भी हम हैट्रिक लगाने वाले हैं। दूसरी तरफ गृह मंत्री अमित शाह ने बंगाल का मोर्चा संभालते हुए दीदी के गढ़ में उन्हें हराने की पटकथा तैयार कर दी है। ऐसे में तमाम चुनावी पार्टियों की तैयारी क्या है? क्या नॉर्थ के बाद अब साउथ में भी केसरिया लहराएगा? क्या अब दीदी के गढ़ को उखाड़ फेंकने में बीजेपी सक्षम होगी? और असम में क्या बीजेपी लगाएगी हैट्रिक? आज इसी पर करेंगे विश्लेषण और हमारे साथ मौजूद हैं चुनावों से पहले अपनी सटीक भविष्यवाणियों के लिए जाने जाने वाले द मैन ऑफ प्रेडिक्शन, भारत 24 के सीईओ और एडिटर इन चीफ और फर्स्ट इंडिया के सीएमडी और एडिटर इन चीफ डॉक्टर जगदीश चंद्र। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं द जेसी शो में। और क्योंकि असम से हमने तस्वीरें देखी, असम में चाय बागान में महिला चाय श्रमिकों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैसे चाय की पत्तियां चुनी, और उन्हीं तस्वीरों के साथ आज के पहले सवाल की शुरुआत, क्योंकि हमने आज का शीर्षक रखा है इंतजार 9 अप्रैल का, मोदीज विनिंग स्ट्रोक। आखिर इसके मायने क्या है? व्हाट ए पावरफुल नैरेटिव। नरेंद्र मोदी की खासियत है कि हर चुनाव में एक न एक ऐसा नैरेटिव बनाते हैं कि इलेक्शन स्वीप कर जाते हैं। इस चुनाव में इस नैरेटिव को चुना उन्होंने। चाय आसाम की आत्मा है। चाय चुनने वाली महिलाओं के साथ वार्तालाप करना, उनसे इंटरेक्ट करना और फिर खुद चाय की पत्तियां चुनना, विनिंग स्ट्रोक जो है इसे कहा जा सकता है। और इसके साथ ही उन्होंने एक और दिल को छूने वाली बात कही कि तुम्हें मालूम है मैं भी चाय वाला हूँ। और वो चाय वाली थ्योरी जो है वो सुपर हिट थ्योरी है। तो कुल मिला के ये जो नैरेटिव बना इस चुनाव में, ये गेम चेंजर प्रूव होगा। इसीलिए इसे कहा गया कि जो तस्वीर है, जो नैरेटिव है, ये विनिंग स्ट्रोक है नरेंद्र मोदी का। दिस इज ऑल। सर, प्रधानमंत्री मोदी का ये आसाम का चाय बागान कनेक्ट, पब्लिक कनेक्ट देखकर एक घटना याद आती है, नोएडा के स्कूल की एक घटना। सर, एक छोटी सी बच्ची ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों को चूम लिया था। आपको ऐसी कोई घटना याद आती है? हाँ, हुआ था। नोएडा के एक स्कूल के बच्चे, रक्षाबंधन का दिन था, प्रधानमंत्री आवास में बच्चे जाते हैं राखी बांधने के लिए, गई थी। ताकि बच्चे बड़े स्मार्ट होते हैं, छोटे छोटे जो है। एक बच्ची ने ये कहा कि मैं सर आपको किस कर सकती हूँ क्या? तो नरेंद्र मोदी थोड़ा सा शर्माए, शाय फील किया कि ठीक है। तो बच्ची ने किस किया और आप देखिए ये फोटो जो है उसमें लगा, फिर इसका जैकेट बना, वायरल हुआ। तो ये जो उनका पब्लिक कनेक्ट है ना, वो अद्भुत होता है। आप देखिए कि बच्ची उनको किस कर रही है और कितनी आत्मीयता से। और इस प्रकार से क्या है कि देश में आज जो बच्चों के, जैसे किसी ज़माने में चाचा नेहरू हुआ करते थे, आज के ज़माने में इस तरह से बच्चों के जो लोकप्रिय नेता हैं नरेंद्र मोदी एमर्ज हो रहे हैं। और ये जो एक दृश्य है, जो नेचुरल सिनेरियो है, ये उसी की ओर इंगित करता है। तो कुल मिला के है कि ये घटना एक और पब्लिक कनेक्ट जो नरेंद्र मोदी का है उसकी ओर संकेत करती है। अच्छा सर, मैंने ये देखा हमेशा जब भी प्रधानमंत्री मोदी की पब्लिक रैलीज होती हैं, रोड शो होता है, वहां पर लोग घंटों घंटों खड़े रहते हैं प्रधानमंत्री मोदी की एक झलक पाने के लिए। उनकी पर्सनालिटी में ऐसा क्या है जो उन्हें देखने के लिए लोग इतना बेताब नजर आते हैं? इसके लिए तो केस स्टडी करनी पड़ेगी। वास्तव में अद्भुत है, चमत्कार है, कुदरत की देन है। और ये सिनेरियो केवल भारत में नहीं है, ये पूरे संसार में है। आप देखिए जहाँ भी जाते हैं, देश विदेश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, वो बेताब रहते हैं हाथ मिलाने के लिए, एयरपोर्ट पर रिसीव करने के लिए। तो ईश्वर की अद्भुत देन है उनको। और भारत, जिसे कहना चाहिए इंडिया इज लकी टू हैव सच ए प्राइम मिनिस्टर जिसकी पब्लिक पॉपुलैरिटी इतनी ज़बरदस्त है। सर, इसी क्रम में केरला और पुडुचेरी में जो मोदी जी की रैलीज और रोड शोज हुई हैं, उसमें हमने मैसिव पब्लिक टर्नआउट देखा है। उसको आप कैसे इंटरप्रेट करते हैं? अगेन इट स्पीक्स पॉपुलैरिटी ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, पब्लिक कनेक्ट ऑफ नरेंद्र मोदी। और सचमुच हैरानी की बात है, केरल जहाँ की बीजेपी का बेस बन रहा है, धीरे धीरे बना नहीं है प्रॉपर एक तरह से, वहाँ इतनी पॉपुलैरिटी, वहाँ के आम आदमी सड़क पे निकलते हैं तो आप देखिए कार कैट के दोनों तरफ जनता लाइन लगा खड़ी होती है। पांडिचेरी का तो शो ही अद्भुत था, लोग टूट के पड़ रहे थे वहाँ पे जो है। तो ये है, उनका क्रेज़ है एक तरह से, देश है, देश के बाहर भी है। तो ये जो केरल और पांडिचेरी में देखने को मिला, ये उसी क्रेज़ का, उसी पब्लिक कनेक्ट का एक और एक्सटेंशन था। दिस इज ऑल। सर, हर चुनाव की तरह इस चुनाव में भी गृह मंत्री अमित शाह एक कमांड में नजर आ रहे हैं, एक सेंटर रोल में नजर आ रहे हैं। आप कैसे देखते हैं सर इसे? एब्सोल्युटली, ही इज ए बोर्न पर्सन who acts under the leadership of Narendra Modi
एज ए सेंट्रल फोर्स, एज ए सेंट्रल पर्सन। आज देश का कोई भी चुनाव हो, लोकसभा का हो, राज्यों का चुनाव हो, आपको मुख्य भूमिका में नरेंद्र मोदी एंड नेक्स्ट टू हिम आपको अमित शाह नजर आएंगे। आप देखिए 15 दिन तक बंगाल में रहने वाले हैं और चुनाव की जो बारीकियां हैं, जो रणनीति बनाते हैं बैठ के रात को 4 बजे तक घर पे जो है, वो अद्भुत है। मतलब एक बहुत ज़बरदस्त स्ट्रैटेजी चुनाव की उनकी बनती है। ही फंक्शंस अंडर द डायरेक्ट सुपरविजन ऑफ नरेंद्र मोदी और विश्वास, भरोसा और जो वेवलेंथ है वो अद्भुत है। आप देखते हैं दैट वे जो है, तो ऐसा लगता है कभी कभी कि देश की सारी जिम्मेदारियां या जो चुनाव जीतने की जो जिम्मेदारी है वो लगता है नरेंद्र मोदी और अमित शाह पे दिखाई देती है, क्योंकि इतना ज़्यादा काम करते हैं वो। तो उनकी लीडरशिप में इतना तालमेल है। वो राम के हनुमान होते हुए नरेंद्र मोदी के प्रति इतने समर्पित हैं और उसी भाव से काम करते हैं। कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि देश का कोई भी चुनाव हो, आफ्टर नरेंद्र मोदी यू कैन से अमित शाह इज ए सेंट्रल फोर्स विच विन्स द इलेक्शंस। सर 4 अप्रैल को जेपी नड्डा ने केरलम के तिरुवनंतपुरम क्षेत्र, खासतौर पर न्याटिनकारा और कोल्लम जिले के चतनूर में जनसभा को संबोधित किया। पब्लिक का रिस्पांस वहां पर आपको कैसा दिखा? अच्छा रेस्पॉन्स था। रेस्पॉन्स के पीछे देखो नरेंद्र मोदी की छाया दिखाई देती है। नड्डा खुद अपने आप में पॉपुलर लीडर हैं, पार्टी अध्यक्ष रहे 6 साल तक, और उनका कनेक्ट है, वो भी ग्रास रूट लीडर हैं। तो इसका जो कनेक्ट है वो अच्छा था। कुल मिला के उन्होंने 2 रैलीज़ वहाँ पे की, फिर आसाम में भी 1-2 रैलीज़ उन्होंने की वहाँ पे। तो उनका वहाँ जाना, पब्लिक से कनेक्ट होना, और साथ में खास बात क्या है कि एक सेंटर के नॉमिनी के रूप में भी हैं वो। पार्टी अध्यक्ष आज नहीं है, केंद्रीय मंत्री हैं, बट स्टिल एंजॉयज द टोटल ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। और ऐसा लगता है कि पार्टी के जो अंदरूनी विषय हैं, जो मौजूदा अध्यक्ष हैं, वो उनको लूप में रखते हैं। और जेपी नड्डा स्टिल कंटिन्यूज टू बी सेंट्रल फोर्स इन द इंटरनल ग्रुप, इन द की टीम ऑफ प्राइम मिनिस्टर। तो वो वहाँ पे गए, अच्छा रेस्पॉन्स था। कुल मिला के ही वॉज ग्रीटेड बाई पीपल एंड गुड रेस्पॉन्स टू हिज विजिट। सर पश्चिम बंगाल में बिहारी प्रवासियों की संख्या को देखते हुए पार्टी आला कमान ने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन को यहां पर खास जिम्मेदारी सौंपी है। इस मूव को आप कैसे देखते हैं? मूव अच्छा है, उनके लिए ट्रेनिंग का ग्राउंड है, एक प्रोबेशन पीरियड है। इन ए वे जो आप कहिए, एक मौका आ गया चुनाव का, तो सारे देश में घूमने का मौका है, लोगों से कनेक्ट करने का मौका है। और कुल मिला के इन तीनों राज्यों में, आसाम है, केरल है, बंगाल है, 20 से ज़्यादा रैलीज और रोड शो इन्होंने कर लिए जा करके जो है ना। तो वो 24 घंटे 24/7 काम कर रहे हैं। और उनका ये सही था, क्योंकि पश्चिम बंगाल में क्या है, बिहार के बहुत लोग हैं और बिहार के वोटर पर चूँकि बिहार से आते हैं तो एक नेचुरल मॉरल इन्फ्लुएंस होता है लोगों का जो है। तो इट्स ए गुड डिसीजन ऑफ पार्टी टू यूटिलाइज हिज सर्विसेज स्पेशली इन केरला एंड वेस्ट बंगाल अदर देन आसाम एंड अदर प्लेसेस। सर इन चारों ही राज्य जिसमें असम है, केरलम है, पश्चिम बंगाल है या फिर तमिलनाडु है, क्या आपको वाकई लगता है कि यहाँ क्षेत्रीय छत्रपों के चेहरे पर ही चुनाव लड़े जा रहे हैं? जहाँ तक आसाम का सवाल है इन राज्यों में, तो आसाम तो क्या सेंट्रल कमांड में, नरेंद्र मोदी अमित शाह की कमांड में है, तो आप नहीं कह सकते क्षेत्रीय छत्रप ही डिक्टेट कर रहे हैं। लेकिन हाँ, चेहरा जो है बिस्वा का है वहाँ पे, और हेमंता का चेहरा जो है एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि क्षेत्रीय छत्रप माना जा सकता है। उनका चेहरा मुख्यमंत्री पद से थोड़ा बड़ा चेहरा हो गया, उनका खुद का एक ब्रांड बना है। बाकी जो राज्य हैं, आपका केरल है, पश्चिम बंगाल है, तमिलनाडु है, तो निश्चित रूप से क्षेत्रीय छत्रप हैं। वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर्स हैं वो क्षेत्रीय छत्रप हैं, और ये जो इलेक्शन है ये उनके लिए परीक्षा की घड़ी है। तो कुल मिला के कह सकते हैं कि ये चुनाव जो है बेसिकली क्षेत्रीय छत्रपों के सहारे ही लड़े जा रहे हैं। तो सर फिर आपकी निगाह में कौन कौन से सेक्टर्स हैं, वो कौन से फैक्टर्स हैं जो हिमंता बिस्वा शर्मा को सीएम की कुर्सी तक लेकर जाएंगे? सबसे बड़ा फैक्टर तो है कि नरेंद्र मोदी का विश्वास, दूसरा ये है कि फंक्शनल सपोर्ट बाई अमित शाह जो उनको डिस्टिंग्विश करता है एज कम्पेयर टू अदर चीफ मिनिस्टर्स। फिर खुद के उनके गुण हैं वहाँ पे, उन्होंने बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया है। उसके साथ में क्या सोशल वेलफेयर स्कीम्स बहुत सी लाए हैं। फिर उनका जो था मियाँ मुस्लिम वाला, जो आप ध्रुवीकरण कह सकते हैं उसको, या जो हिंदुत्व का जो कार्ड है वो बड़ा स्ट्रॉन्ग है वहाँ पे। और अभी प्राइम मिनिस्टर गए थे तो कुल मिला के 47,000 करोड़ के प्रोजेक्ट उन्होंने आसाम को दिए हैं। तो पैकेज है अपने आप के अंदर। तो ये जो पैकेज है, दिस माइट ब्रिंग हेमंता अगेन बैक टू पावर। एक पॉलिटिशियन के रूप में आप चीफ मिनिस्टर हेमंता बिस्वा शर्मा के करियर ग्राफ को कैसे देखते हैं? करियर ग्राफ उनका बहुत है, राइज एंड राइज ऑफ हेमंत बिस्वा। और लोग ठीक कहते हैं एक तरह से, ही इज़ द ओनली रिलायबल इलेक्ट्रल फोर्स इन आसाम। यू सी, ही विन्स असेंबली पोल्स, ही विन्स लोकसभा पोल्स, ही मैनेजेस राज्यसभा सीट्स विच फॉल शॉर्ट ऑफ MLAs अर्थमेटिक एंड ऑल। और कुल मिला के आप देखेंगे उनको जो है, तो आसाम में उनकी जो लोकप्रियता है, तो आप कह सकते हैं राइजिंग ग्राफ ऑफ हेमंता। तो इसके कारण से उनका जो पॉलिटिकल कैरियर है वो बहुत अच्छा है। ही डिलीवर्ड टू कांग्रेस व्हेन ही वाज इन कांग्रेस,
नाउ ही इज डिलीवरिंग टू बीजेपी, है ना, ऑल इन वन एक तरह से। और सबसे बड़ी बात क्या है इसमें कि कांग्रेस के बैकग्राउंड के बावजूद बीजेपी में इस तरह से रम गए हैं वो, ऐसा लगता है 50 साल से बीजेपी में थे वो। ये इनके कैरियोग्राफ की एक खास फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़बरदस्त है उनकी पर्सनैलिटी में। सर, चुनाव के एंड वक्त पर आप अभी हाल ही में कांग्रेस के जो कुछ बड़े नेता हैं, जिसमें भूपेन बोरा हैं, प्रद्युत बोरदोलोई हैं, इनके समेत 3 विधायकों को बीजेपी में ज्वाइन करवाने का जो शर्मा का मास्टर मूव है, आप इसको कैसे देखते हैं? एब्सोल्युटली एक मेजर पॉलिटिकल मूव था उनके पार्ट पे, ऑफ कोर्स इन कंसल्टेशन विद द सीनियर लीडरशिप ऑफ बीजेपी। भूपेन बोरा आप देखिए वहाँ के कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके हैं, एक पावरफुल इन्फ्लुएंस है उनका वहाँ पे। दूसरे जो नेता उनके साथ में आए हैं वो कैबिनेट मिनिस्टर रह चुके हैं वहाँ पे जो है, इन दोनों का इन्फ्लुएंस है। और ये दोनों जब वहाँ पे आए तो 3 MLAs भी इनके साथ साथ वहाँ पे चले आए कुल मिला के। तो ये बड़ा टाइमली और 11th आवर का मूव था। बेसिकली ये हेमंता का मूव था जिसको पार्टी ने एंडोर्स किया होगा। दैट वे जो है इट इज़ गोइंग टू प्रूव वेरी यूजफुल फॉर द रूलिंग पार्टी, दैट इज बीजेपी। सर, ये हेमंता की तरफ से वो अक्सर ऑन रिकॉर्ड ऑफ रिकॉर्ड ही कहते हैं कि मेरी तो दोनों पार्टी में उतनी ही पकड़ है। लेकिन सर माना तो ये भी जा रहा है, मैंने ऐसा सुना कि अभी तो और भी बहुत सारे कांग्रेसी थे जो आना चाहते थे, भाजपा में शामिल होना चाहते थे, लेकिन हाउसफुल का बोर्ड देखकर वापस लौट गए। आपको ऐसा लगता है? एब्सोल्युटली करेक्ट। आई आल्सो हैव सिमिलर इन्फॉर्मेशन। कई लोग और कतार में थे। बिस्वा का जो साम दाम दंड भेद का जो फार्मूला है वो हर जगह काम करता है। दैट वे जो है लाइन में थे बट देयर वाज नो वैकेंसी और काफ़ी लेट हो गए थे, तो बस इन 3 के साथ ही हाउसफुल का बोर्ड लगा वहाँ पे। यू आर राइट। कांग्रेस छोड़कर बीजेपी ज्वाइन करने का जो ट्रेंड दिख रहा है आजकल, उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? हाँ, ट्रेंड बिल्कुल है। एक खास तरीके से बड़े सुनियोजित ढंग से जो है लोग कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में जाते हैं। उसका पहला स्टेप ये होता है कि वो भाजपा का जो एजेंडा है, आपके जो राष्ट्रवाद का एजेंडा है, धर्म का एजेंडा है, उसकी प्रशंसा करेंगे, पब्लिकली कोई स्टेटमेंट इशू करेंगे, फिर एक दिन चुपचाप बीजेपी जाके ज्वाइन कर लेंगे वहाँ पे जो है। लेटेस्ट केस भूपेन बोरा का है, आसाम का जो है ये। उन्होंने पहले तो ये बयान दिया कि ये पार्टी एक तरह से मुस्लिम पार्टी हो गई, मुस्लिम लीडर हैं पार्टी, कांग्रेस को वही लोग चला रहे हैं वहाँ पे जो है, और कांग्रेस तुष्टिकरण की राजनीति कर रही है। और थोड़े दिन हम चुपचाप जाके बीजेपी में ज्वाइन कर लिया उन्होंने वहाँ पे जो है। तो ये फैक्ट है। और इसीलिए कहा जाता है कि कांग्रेस के लोग, जिसे कहना चाहिए, कांग्रेस में रह के बीजेपी के लिए काम करते हैं क्या? यह राहुल गांधी ने कहा था। और अभी जब ये घटना हुई, 2 बड़े नेता और 3 MLA गए वहाँ पे, और अभी जो कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट हैं गौरव गोगोई जो है, तो उन्होंने भी कहा इन दोनों के जाने पे, उन्होंने कहा मुझे मालूम है कि ये लोग पहले से ही भाजपा के चीफ मिनिस्टर के संपर्क में थे, मुझे कुछ पत्रकारों ने बताया कि आपकी पार्टी में क्या होने वाला है। तो बोले हमारा प्लान तो सीक्रेट था, इनको मालूम था, मुझे मालूम था। ये जो प्लान है ये बीजेपी की लीडरशिप को हेमंता कैसे मालूम था? इसका मतलब ये लोग कांग्रेस में रहते हुए भी शुरू से ही भाजपा के लिए काम कर रहे थे। तो ये लेटेस्ट फैशन है कांग्रेस में, आप ये कहिए कि धीरे धीरे वक्त और अवसर देख के जाना। और इसका कारण है लैक ऑफ लीडरशिप इन कांग्रेस, फेलर ऑफ राहुल गांधी आप जैसे कह सकते हैं। तो ये सब हो रहा है। और नॉट ओनली दिस, बल्कि जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं वो भी कुछ इस ढंग से काम करती हैं। चुनाव में ऐसा लगता है कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये बीजेपी को बेनिफिट कर रही हैं। तो सक्सेस स्टोरी है बीजेपी की, अमित शाह की सक्सेस स्टोरी है जोड़ तोड़ की, जिसे कहते हैं। राजनीति में तो एवरीथिंग इज फेयर। तो ये बात आपकी सच है कि कांग्रेस के कई लोग कांग्रेस में रहते हुए ही भाजपा के लिए काम करते हैं। सर, गुवाहाटी में इस वक्त आम चर्चा है कि असम में एक तरीके से 2 कांग्रेस चुनाव लड़ रही है, एक राहुल गांधी की और एक हेमंता बिस्वा शर्मा की। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। और उनका कांग्रेस प्रेम तो पुराना है, उसी संस्थान से आए हैं। और दूसरी बात क्या है, कांग्रेस के पावरफुल लीडर्स को अपनी पार्टी में लाना, पार्टी को मजबूत करना एक अच्छी बात है। पॉलिटिकली अगर आप देखते हैं वहाँ पे जो है तो ला रहे हैं, मजबूत कर रहे हैं। लेकिन हुआ ये, कांग्रेस को ज़्यादा लोग आ गए और टिकट मिल गया उनको। तो बीजेपी की जो ओरिजिनल लीडरशिप है, जो कार्डर बेस जो लीडरशिप है, वर्कर्स हैं, उनको टिकट नहीं मिला, तो वो लोग थोड़ा खिलाफ हो गए उस तरह से। तो उन्होंने आरोप लगाया कि ये 2 कांग्रेस चला रहे हैं, एक अपनी कांग्रेस, वो कांग्रेस जो है रियल कांग्रेस, उसको रिमोट कंट्रोल से चला रहे हैं, और यहाँ पे अपनी कांग्रेस एक और जो है उसको खड़ा करके वो चला रहे हैं। तो 2 प्रकार की कांग्रेस है चला रहे हैं। बट अल्टीमेटली दिस स्पीक्स ऑफ पॉलिटिकल मैन्योरिंग सक्सेस ऑफ हेमंता एट द एंड ऑफ द डे। तो यही है इसके अंदर जो है। तो एवरीथिंग इज फेयर इन पॉलिटिक्स। सर, कुछ लोगों का ये कहना है कि शर्मा की मजबूत स्थिति होने के बावजूद भी ये जो उनका एक्स्ट्रा हिंदू फैक्टर है, ये पार्टी को नुकसान पहुंचा सकता है। आप क्या मानते हैं? इट्स ए सीरियस इशू। हालांकि सब लोग ये कह रहे हैं कि भाई वो कमांड में हैं, फ्रंट रनर हैं, टोटल होपफुल हैं फॉर हिज टेन्योर, एवरीथिंग इज देयर। लेकिन
कहीं ना कहीं पार्टी के अंदर भी इस बात का थोड़ा सा लेके सुगबुगाहट है इस बात की है कि कहीं हेमंता जो हिंदुत्व कार्ड है, ये मियाँ मुस्लिम कहते कहते कहीं एक्स्ट्रा तो इस कार्ड को नहीं चल गए, कहीं एक्स्ट्रा माइल तो नहीं चल गई कहीं, और इस बात को पार्टी ने भांपा है और शायद इसीलिए अमित शाह वहाँ कैंप कर रहे हैं। थोड़ा बहुत डैमेज अगर लगता है लोगों को ऐसा है तो डैमेज कंट्रोल उसको कर रहे हैं, लेकिन एक बात कहीं न कहीं आती है, इसलिए अखबार ने बड़ा अच्छा लिखा है, उन्होंने लिखा है कि फॉर मेंटेनिंग हिज ओन इमेज जो है ही रिवैम्प्स आसाम बीजेपी थ्रू कांग्रेस डिफेक्शंस एक तरह से। तो एट द एंड ऑफ तो ये कह सकते हैं कि हेमंता इज एमर्जिंग एज ए ऑल पार्टी मैन विद ए बीजेपी टिकट, विद ए बीजेपी चीफ मिनिस्टर पोस्ट, सो दिस इज फाइन। सर, कुछ लोगों का ये कहना है कि असम में हेमंता बिस्वा शर्मा का जो 10 साल का शासन है वो राहुल गांधी की गलती का ही परिणाम है। क्या आपको लगता है कि ऐसा सच में है, और क्या आपको ये भी लगता है कि इस घटना से कांग्रेस ने कोई सबक सीखा होगा? देखो, इट्स एन ओल्ड स्टोरी बट फैक्चुअली करेक्ट, और ये खुद चूंकि हेमंता ने कहा कांग्रेस छोड़ते इसमें तो यकीन करना पड़ता है। वो जो स्टोरी है कि मिलने उनसे गए तो राहुल गांधी अपने कुत्ते को बिस्कुट खिला रहे थे, उसी में बिजी थे और इसको टाइम नहीं दिया मिलने। एक लोक कथा है, चली आ रही है, और खुद हेमंता ने बात कही तो क्रेडिबल हो जाती है कि खुद कंसर्न आदमी इस बात को कह रहा है, और सबक तो कहाँ सीखते हैं लोग। इसीलिए मैं पहले भी कई बार कह चुका हूँ कि मेरी माँ भी कहती थी कि आदमी आते हैं ना सिर के साथ ही जाती हैं, बड़ा मुश्किल होता है उसको इम्प्रूव करना। आप देखिए वो टीएमसी में चली गई सुष्मिता जो है, वो वहाँ पे चली गई जो है। दूसरे थे जगदम्बिका पाल जो है, वो भी इसी तरह से मतलब ह्यूमिलेशन के कारण से सीधे अमित शाह घर चले गए, उन्होंने पार्टी ज्वाइन कर ली। तीसरा अब ये कांग्रेस के 2 लीडर हैं, आप देख रहे हैं, ये चले गए वहाँ पे। तो सबक सीखना तो बहुत मुश्किल है। देखिए बात है कि जब तक राहुल गांधी की एक्सेस नहीं होगी वर्कर्स को, जब तक राहुल गांधी जिसे कहना चाहिए कंसिस्टेंसी नहीं होगी उनके काम में, जब तक राहुल गांधी एआईसीसी में बोर्ड नहीं लगा देंगे राहुल गांधी मिलने का समय 3 से 5, तब तक ये घटनाएं होती रहेंगी। कोई पार्टी सबक नहीं सीखती है, धीरे धीरे लुढ़कते समय निकल जाता है। 2 राज्यों में हार जाती है, 1 राज्य में जीत जाती है, तो हाईकमान यही समझता है कि हम जिंदा हैं, आला कमान है, लेकिन आला कमान फिर 1 राज्य का होता है, और ये कांग्रेस साथ में हो रहा है दैट वे जो है। तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू से, और रादर जिसे कहना चाहिए कि मतलब सैड टू से कि लीडरशिप हैज़ नॉट लर्नड एनी लेसन्स फ्रॉम ऑल दीज इंसिडेंट्स, स्पेशली हेमंता इंसिडेंट। सर, असम में सीटों का परिसमन हुआ, उसके बाद जो मुस्लिम बाहुल सीटें हैं उनकी संख्या 39 से 22 रह गई। चुनाव परिणामों में इसका कोई असर पड़ेगा क्या? इट लुक्स दैट बीजेपी इज ए नेचुरल बेनिफिशियरी। बाकी चुनाव है, संभावनाओं का खेल है, गणित का खेल है, कह नहीं सकते। अगर नाम कटे हैं तो 70% बेनिफिट किसको है, 30% नुकसान किसको है, ये उसमें एग्जैक्टली नहीं कहा जा सकता। लेकिन ये बात निश्चित तौर पे कही जा सकती है कि ये जो परिसीमन है, आपका डिलिमिटेशन है, इट इज़ डेफिनेटली एक्स फैक्टर विच विल शो इट्स इम्पैक्ट ऑन 4th May व्हेन द रिजल्ट्स विल कम। दूसरी एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस तरह से रंजन चौधरी के खिलाफ में ओवैसी और वहाँ पे हुमायूं कबीर ने जो गठबंधन किया है, वहाँ पे इसी प्रकार का एक गठबंधन आसाम में हुआ, वो अजमल और ओवैसी के बीच में। पर ये नया गठबंधन जो है ये कांग्रेस के लिए एक चिंता का विषय है, क्योंकि ज़्यादातर मुस्लिम बहुल इलाकों में ये गठबंधन काम करेगा। सर, आखिर क्यों असम, केरला और पुडुचेरी में राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी का एक्टिव रोल नहीं दिखा? ये तो एग्जैक्टली नहीं कह सकते, अब काफ़ी भूल सुधार उन्होंने किया है। बाकी उनका मेन फोकस राहुल गांधी का केरला में रहा। उनको उम्मीद है कि हमारी सरकार आने वाली है, और ख़ुद वहाँ रहे हैं, MP रहे हैं सारा जो है, तो वहाँ तो उन्होंने 19-20 रैलीज़ और यात्राएं और रोड शो वगैरह किए, तो पूरी तरह जो है वहाँ पे जिसे कहना चाहिए रमे हुए हैं वो। अब आज मैंने देखा है कि आसाम में 3 दिन के लिए जा रहे हैं, इससे पहले आसाम 2 दिन गए थे। प्रियंका गांधी भी केरल गई थी 2-3 दफ़े, और प्रियंका गांधी के बारे में खास बात है कि आसाम के इंचार्ज हैं और केवल 2 बार गई हैं। इसलिए सवाल उठा है इसके अंदर है कि क्या कांग्रेस की जो यंग लीडरशिप है, प्रियंका राहुल जो है, क्या ये सीरियस नहीं है क्या इस चुनाव के प्रति? तो प्रियंका से तो अपेक्षा की जाती है जो आपके वहाँ की इंचार्ज हैं उस राज्य की, तो 2-4-10 दिन आप जाएंगे, 10 रैली में जाएंगे, कुछ समय आप वहाँ रहेंगे, वो नहीं रह रहे हैं। इसलिए कांग्रेस में ये सुबुगाहट है कि राहुल और प्रियंका जो है ये प्रॉपरली सभी राज्यों में इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं। दिस इज द बैकग्राउंड। सर, आखिरकार कांग्रेस के लिए असम का चुनाव जीतना इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? देखो, चुनाव तो इम्पोर्टेंट होता है, और सबसे बड़ी बात है किसी एक राज्य में कांग्रेस जीत जाए, आसाम में जीत जाए, केरल में जीत जाए, तो इसे कहना चाहिए ना, दिल्ली में जिसे कहना चाहिए ना, उसको संजीवनी मिलती है, जिसे आप आम आदमी भाषा में कहते हैं दिल्ली में आपकी दुकान मजबूत होती है। और आसाम तो इसलिए कि पहले 55 साल तक कांग्रेस ने शासन किया, अब 10 साल से बीजेपी रूल कर रही है वहाँ पे। फिर क्या है, आसाम का चीफ मिनिस्टर है ना, ही इज़ नॉट ओनली द चीफ मिनिस्टर आसाम, बाई प्रॉक्सी ही इज़ द चीफ मिनिस्टर ऑफ 6 अदर नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स आल्सो। उसका इन्फ्लुएंस होता है वहाँ पे जो है,
और तीसरा बात यह है कि इनको उम्मीद लगती है इस बार, कई फैक्टर्स हैं, कांग्रेस को ऐसा लगता है कि हम शायद आसाम जीत सकते हैं, विच में भी रॉन्ग, लेकिन उनका अपना अनुमान है कि हम जीत सकते हैं, इसलिए आसाम पे फोकस कर रहे हैं कुल मिला के। लेकिन फोकस क्या करेंगे, आपके बड़े बड़े नेता आपको छोड़ के जा रहे हैं, उनका आप रोक नहीं पा रहे हैं, तो कैसे जीतेंगे। खैर, दैट विल बी नोन ऑन 4 मई ओनली। सर, क्या कांग्रेस के गौरव गोगोई चीफ मिनिस्टर के पद के उम्मीदवार के रूप में सामना कर सकेंगे सीएम बिस्वा का? देखो, एज ए पार्टी तो बड़ा मुश्किल लग रहा है इस समय तो ऐसा लग रहा है कि भाई बिस्वा की कांग्रेस पे एज है एक तरह से। बाकी एग्जैक्टली तो हम इलेक्शन कमीशन के गाइडलाइन से नहीं कह पाएंगे जो है, लेकिन ऐसा लगता है कि एज है एक तरह से एज ए पार्टी जो है। और एज एन इंडिविजुअल तो क्या है, दोनों की इमेज इंटैक्ट है, मतलब ही इज़ आल्सो ए विनिंग कैंडिडेट एंड दिस अदर कांग्रेस कैंडिडेट इट्स आल्सो ए विनिंग कैंडिडेट। ये अपनी पॉपुलर हैं कांग्रेस में और वहाँ अपना चुनाव जीतेंगे, बट ही कांट मैच हेमंता। हेमंता इज ए पैकेज, नॉट ओनली वन इंडिविजुअल, दिस मैन इज ओनली वन इंडिविजुअल, दैट वे जो है। तो देर इज नो मैच, देर इज नो कंपेरिजन बिटवीन द टू। सर, हेमंता बिस्वा शर्मा और गौरव गोगोई, इन दोनों ने एक दूसरे की पत्नियों के क्रमशः जो अभी हाल ही में पाकिस्तान और साथ ही दुबई कनेक्शन को लेकर आरोप प्रत्यारोप लगाए हैं, इस पर आप कुछ कहना चाहेंगे? अब देखो, पब्लिक लाइफ में आप होते हो ना, तो रिस्क आपको उठाना पड़ता है कि लोग आपके गड़े मुर्दे उखाड़ के खड़े हो जाते हैं। पहले ये गोगोई के परिवार के साथ हुआ, तो जबकि हेमंता ने आरोप लगाया कि उनकी पत्नी का पाकिस्तानी कनेक्शन है, बार बार वहाँ जाती आती है, बेसिकली मतलब पाकिस्तानी कनेक्शन है एक तरह से। और उसके जवाब में पवन खेड़ा कुछ निकाल रहा है कांग्रेस वाले जो है, और उन्होंने कल ये कह दिया कि नॉट ओनली गोगोई's वाइफ, हेमंता की वाइफ हैं, इनका भी जो है मुस्लिम राष्ट्रों से कनेक्शन है, इनके 3 पासपोर्ट हैं, 2 पासपोर्ट मुस्लिम राष्ट्रों के हैं, इनका खुद का अमेरिका और दुबई में व्यापार है जो इन्होंने छिपाया है, इलेक्शन के एफिडेविट में बताया नहीं है। तो एक अनएंडिंग वॉर जो है ना, एक इस तरह का जो है ना, बिलो द बेल्ट जिसे कहते हैं, वो चालू हो गया है। और अब आज मैंने पढ़ा कि हेमंता की वाइफ जो है वो 100 करोड़ का दावा क्रिमिनल डिफेमेशन करने जा रही है पवन खेड़ा में कांग्रेस पे, दैट वे। अब ये तो चलता रहेगा, दैट वे है, लेकिन अनफॉर्चुनेट है कि फैमिली मेम्बर्स को चुनाव में घसीटा जा रहा है ऐसा वे। ये नहीं होना चाहिए। आप सीएम टू सीएम रहिए, वो रहिए, आप उतरते हैं तो फिर एक बार कीचड़ वाली बात है, दैट वे जो है। पहले उन्होंने किया, उन्होंने कर दिया, इस तरह का जो है। एन चुनाव के वक्त पे ऐसी चीज़ों का बाहर आना कहीं न कहीं थोड़ा डैमेज होता है। उसका तो केस पुराना हो गया, 3 महीने पुरानी बात, ये नई बात है। चुनाव सिर पे है, आप देखिए पोलिंग होना है 9 तारीख को, नहीं हो तो अच्छा है, बट यू कांट स्टॉप पीपल इन पॉलिटिक्स। वो जैसे कहते हैं कि उचित अनुचित का कोई अर्थ नहीं होता है इसमें, उन्होंने कर दिया है। लेकिन हेमंता क्या है, उसको बोल्डली फेस कर रहे हैं। उन्होंने कहा मैं दावा करूँगा जो है, और दावा करेंगे, तो दिस इज। सर, असम के लोकप्रिय गायक जुबिन गर्ग, जिनकी मौत हो जाती है 19 सितंबर 2025 में, उनकी मौत का सच क्या है? और साथ ही एक सवाल ये भी है कि दोनों ही पॉलिटिकल पार्टी, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस, इसे एक पॉलिटिकल इशू क्यों बना रहे हैं? अनफॉर्चुनेट है, लोकप्रिय गायक थे, बेचारा चला गया। सिंगापुर गए थे, आजकल इवेंट्स होते हैं, कंसर्ट्स होते हैं, आप देखते हैं। एक कंसर्ट में गए थे, नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल में जो है, एक महंत करके हैं, कंसर्ट करते हैं इस तरह के सारे जो हैं वहाँ पे, और ऐसा कहते हैं वो शायद मुख्यमंत्री क्लोज हैं, किसी क्लोज हैं, दैट्स नॉट इम्पॉर्टेंट किसके क्लोज हैं, लेकिन ये लोग वहाँ पे गए, उनकी डेथ हो गई। एक लोक कथा ये है कि शायद वो पानी में डूबने से हुई किसी तरह से जो है ये। और इसके बाद में फिर सिंगापुर पुलिस ने जांच की, सिंगापुर की घटना, सिंगापुर के होटल की। उन्होंने कहा नहीं, इसमें ऐसा कोई षड्यंत्र नहीं, और क्लीन चिट दी उन्होंने कहा नेचुरल डेथ थी ये। लेकिन वापस जब आए यहाँ गुवाहाटी में, तो मुख्यमंत्री का आकलन ये था कि नहीं, ये मर्डर है, एक तरह क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है। तो 7 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया, वो जेल चले गए 7 लोग जो है। तो एक तरह से जहाँ तक हेमंता का आसाम सरकार का सवाल है, भाजपा का सवाल है, तो केस उनकी तरफ से तो बंद हो चुका है। लेकिन चूंकि कांग्रेस ने मुद्दा उठा दिया कि हम न्याय दिलाएंगे 100 दिन के अंदर, और उनकी जो 5 गारंटियाँ हैं अदर देन हेल्थ, एजुकेशन, पेंशन, वुमेन एम्पावरमेंट एंड सो ऑन, उसने कहा एक गारंटी है कि हम न्याय दिलाएंगे। तो चीफ मिनिस्टर को कहना पड़ा कि आप तो 100 दिन में करेंगे, मैं आपको 30 दिन में न्याय दिलाऊंगा पूरा, इसका सच क्या है वो पता लगाएंगे। लेकिन वो तो हो चुका, 7 आदमी अंदर जा चुके, केस बन गया है और चलेगा। तो पॉलिटिकल बेनिफिट तो जो थोड़ा बहुत कोई हो सकता है अगर, तो पहले हेमंता ले चुके हैं, वो 7 लोग अरेस्ट हो चुके हैं, दैट वे जो है। सर, आखिर क्या है इस बार असम के इलेक्शंस में बीजेपी के चुनावी मुद्दे? चुनावी मुद्दे तो देखो बेसिकली तो यही है कि एक तो वो है कि यूसीसी समान आचार संहिता एक तरह से
सबके लिए कानून बराबर, हिंदू मुस्लिम सबके लिए बराबर। इसका मतलब ये है कि वहाँ अब मुस्लिम लोग जो हैं 4-4 शादियाँ नहीं कर सकेंगे। जैसा एक हिंदुत्व है और मजबूत होगा, दैट वे विजा सेकुलर कार्ड अगर आप देखते हैं वहाँ पे जो है। दूसरा, अवैध घुसपैठ को रोकने के लिए जो है वो एक बड़ा मुद्दा है। अमित शाह ने कहा है कि जो अवैध घुसपैठ है, इससे जो सुरक्षा है आसाम की और जो आसाम की पहचान है वो ख़राब हुई है, इसको हम ठीक करेंगे। और तीसरा फिर डेवलपमेंट की बातें हैं। तो बेसिकली दो ही मुद्दे हैं कि समान आचार संहिता, नागरिक संहिता जिसे हम कहते हैं, और दूसरा अवैध घुसपैठ को रोकना, और फिर डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स का वादा है एक तरह से। सर, असम में हिमंता बिस्वा सरकार ने जाति माटी बेटी का संकल्प लिया, इसका मतदाताओं पर किस तरीके का इम्पैक्ट पड़ेगा आने वाले चुनावों में? हमारी नस्ल, हमारी ज़मीन, हमारा आधार, ये उसका रूपांतरण है जो उन्होंने कहा है। इसका मतलब है सारे इलेक्शन को वो लोकल कनेक्ट देना चाहते हैं, आसाम की संस्कृति से जोड़ना चाहते हैं। तो हेमंता जो है एक तरह से टिपिकल आसाम का चेहरा भी है, चीफ मिनिस्टर के साथ साथ उसी को शो करना चाहते हैं कि हम जो धरती से जुड़े हुए हैं। यहाँ पे जो है ममता जो अस्मिता का कार्ड खेलती है बंगाल के अंदर, यहाँ अस्मिता का कार्ड है, संस्कृति का जो कार्ड है वो हेमंता आसाम में खेलते हैं। फिर वो कह रहे हैं एक्ट ईस्ट पॉलिसी है हमारी, उसके तहत भी हमें इसको प्रमोट करना है। सो एक अच्छा पॉपुलर स्लोगन है चुनाव के अंदर जो लोगों के दिल को छूता है। जैसे ममता के वहाँ कहते थे माटी मानुष, वहाँ पे बंगाल में यहाँ चलता था, इसी तरह का ये इन्होंने किया। इसमें इज़ फाइन फॉर देयर पॉलिटिकल स्ट्रेटजी। इसी प्रकार से कांग्रेस हिमंता बिस्वा सरकार के ऊपर और कौन कौन से आरोप लगा के चुनाव मैदान में उतर रही है? कांग्रेस ने अब तक नया आरोप ये लगा दिया कि सरकार सबसे ज़्यादा भ्रष्ट है। राहुल गांधी ने कल कह दिया कि वहाँ के चीफ मिनिस्टर सबसे ज़्यादा भ्रष्ट मुख्यमंत्री हैं। हर एक के लिए कहते हैं, उनके लिए भी उन्होंने कह दिया। फिर वो कहते हैं वहाँ पे जो है कि एक बड़े पैमाने पे जो ट्रोल का रैकेट है वो चलता है, अवैध खनन होता है, ड्रग्स का रैकेट है। तो बेसिकली इस तरह के आर्थिक अपराधों से जुड़े हुए आरोप उनके ये हैं कि सरकार एक आर्थिक अपराध को प्रमोट करती है और बैकडोर से उसका संचालन करती है। सो ये एक आरोप है इसमें। सर, आपको क्या लगता है असम चुनाव में इस बार युवा मतदाताओं का कितना अहम रोल रहने वाला है? यंग जनरेशन जिसे कहना चाहिए, यूथ वोटर्स आर गोइंग टू प्ले डिसाइसिव रोल। 9 तारीख को जो पोल है उसमें डिसाइसिव रोल होगा। 18 से 19 वर्ष के जो लोग हैं वहाँ पे, अभी 15 मार्च को एक सर्वे रिपोर्ट आई थी, तो उसमें उन्होंने कहा है कि 72.83 लाख वोटर्स बिलोंग टू दिस कैटेगरी, मतलब नौजवान जो हैं वोटर्स वहाँ पे ये हैं। इससे पहले जो गणना हुई थी उसमें 69 था, तो 4 लाख यंग वोटर्स और बढ़ गए हैं देखा जाए दैट वे जो है। तो निश्चित तौर पे जो चुनाव हो रहा है इसमें यूथ का एक इम्पॉर्टेंट रोल रहेगा। और यूथ आप जानते हैं बेसिकली इट्स इंस्पायर्ड बाय नरेंद्र मोदी। सो फार तो ये देखने को मिला हमें। बंगाल और असम दोनों जगह मारवाड़ी और राजस्थानी वोटर्स बहुत ज्यादा संख्या में हैं। आपको क्या लगता है कि वोटर्स किस तरफ जाएंगे? नॉर्मली क्या होता है, रूलिंग पार्टी के साथ जाते हैं। बंगाल में थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है इस बात के अंदर जो है। ममता का भी कनेक्ट मारवाड़ियों से उतना ही है जितना कि भाजपा के लोगों का है एक सेक्टर में। ओवरऑल बीजेपी में भी लीडिंग जिसे कह सकते हो आप, उसका पता तो 4 तारीख को ही लगेगा। लेकिन एक कनेक्ट है, तो ब्रॉडली मैं कहता हूँ बहुमत जो है रूलिंग पार्टी के साथ रहता है, प्रवासी लोगों का, प्रवासी राजस्थानियों का। तो ऐसा लगता है कि वो जो बेनिफिट है इसका प्रवासी राजस्थानी वोट का, वो रूलिंग पार्टी को इन राज्यों में मिलने वाला है। जैसे आसाम है, आसाम में बड़ा स्ट्रॉन्ग कार्ड है मारवाड़ियों का, ज़्यादातर देखा वो चीफ मिनिस्टर के साथ खड़े होते हैं वहाँ पे जो है। और यहाँ पे जो कैलकाटा का मैंने बताया ना आपसे 50-50 टाइप है वहाँ पे जो है। लेकिन मेजोरिटी में अगर आप देखेंगे आई थिंक तो जो प्रवासी राजस्थानी हैं बाहर, उनका ज़्यादा बड़ा हिस्सा जो है ना वो भाजपा की तरफ ऐसा लगता है कि हो सकता है ऐसा दैट वे जो है, मतलब ये कहा जा सकता है। और इन वोट्स को लाने करने के लिए जो है बड़ी राजस्थान से बड़े लोग गए हैं, 16 मेंबर गए हुए हैं। राजेंद्र राठौड़ को उनका इंचार्ज बनाया हुआ है। वैसे भूपेंद्र यादव जो खुद इंचार्ज हैं पूरे बंगाल के भाजपा के इलेक्शन के, वो राजस्थान से हैं दैट वे हैं। सुनील बंसल राजस्थान से वो गए हुए हैं। तो राजस्थान से काफ़ी पावरफुल जो एक है ग्रुप है लोगों का, इन्हीं वोट्स को मैनेज करने के लिए स्ट्रेटेजिकली वहाँ गया हुआ है। आपके भूपेंद्र यादव के साथ साथ में गजेंद्र सिंह शेखावत को भी जिम्मेदारी दी गई है। वो काफ़ी पॉपुलर लीडर हैं मारवाड़ के, जोधपुर और सब जगह। वैसे तो क्या पूरे राजस्थान ही घूमते हैं वो, तो ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट ट्रेवल्ड मिनिस्टर अक्रॉस द कंट्री जिसे कहना चाहिए। आज सिक्किम में, कल सीकर में, फिर वहाँ से चूरू निकलेंगे, चूरू से निकल फिर कानपुर पहुँच जाएंगे, वहाँ से अयोध्या पहुँच जाएंगे। अनबिलीवेबल दैट वे जो है। अभी फ़िलहाल उनको वहाँ लगाया हुआ है बंगाल के अंदर जो है, तो बंगाल में गाँव घूम रहे हैं, उनका भी अच्छा कनेक्ट है। तो कुल मिला क्या है कि राजस्थानी वोटर्स जो हैं मुझे लगता है ये बंगाल में और आसाम वगैरह में है रूलिंग पार्टी माइट हैव एन एज। रूलिंग पार्टी मीन्स बीजेपी इधर आसाम में
और वहाँ पे बराबर का सा हो सकता है, बराबर आपका बंगाल में। लेकिन बंगाल में चूंकि हमारा जो एनफोर्समेंट है यहाँ जो गया है राजस्थान से जो गया है वो काफ़ी बड़ा है, इसलिए हो सकता है कि बंगाल में भी बीजेपी माइट हैव ए अपर हैंड एज फार एज राजस्थानी वोटर्स आर कंसर्न। लेट्स सी ऑन 4th। सर, केरला में प्रधानमंत्री मोदी का एक अलग अंदाज दिखा, धोती पहने, ड्रम बजाया। उनके इस ग्रास रूट कनेक्ट और लोकल कनेक्ट को आप कैसे देखते हैं? वही जो बोर्न ग्रास रूट लीडर, उनमें जितनी प्रतिभाएं हैं, जितनी विलक्षणता है, वो कोई मौका नहीं छोड़ना चाहते उसके प्रदर्शन करने का या मन की बात पूरी करने का। जैसे कहते हैं ना, मन की आवाज़ होती करो। तो देखा वो होते हैं ना, ही इज ऑल इन वन। मैंने आपसे कहा ना, ही इज ए पॉलिटिशियन। पहले देखिए चाय वाला की बात आती है। कोई सोच सकता है कि एक आदमी चाय बेचता हो वो संसार के सबसे बड़े लोकतंत्र का प्रधानमंत्री बनेगा, ग्लोबल लीडर बनेगा। और प्रधानमंत्री कौन सा? 20 साल वाला। आप समझ रहे हैं ना? ये तो गॉड गिफ्ट है, सारी विधाएं हैं उनके व्यक्तित्व में। तो ड्रम देखा तो ड्रम बजाने लग गए वहाँ पे, जो है अच्छा लगता है, लोकल कनेक्ट होता है इससे। सो एंजॉय। सर, आपको क्या लगता है केरला में फिर से रिपीट होगी एलडीएफ की विजयन सरकार या सत्ता में आएगी कांग्रेस लेड यूडीएफ? देखो, ये तो आमतौर पे तो वहाँ पहले तो वहाँ क्या रहा है कि दो ही पार्टी ये रहती है वो रहती है। अब क्या हो गया इस बार के बीजेपी एक थर्ड अल्टरनेटिव के रूप में वहाँ पे सामने आ रही है। और बीजेपी क्या है कि अब कोई किंग मेकर या वो उसके रोल में नहीं है। बीजेपी अब खुद ये चाह रही है कि हम एक स्वतंत्र इंडिपेंडेंट फोर्स के रूप में सामने वहाँ पे आएँ। दैट वे वो ये कह रहे हैं। आपका सवाल थोड़ा डिफरेंट था इससे। आपका सवाल था इन दो में से कौन आने वाला है। तो अब देखिए, वैसे तो क्या होता है, जैसे राजस्थान में रिपीट होते थे अल्टरनेट, एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी, तो वहाँ भी ये होता था एलडीएफ और यूडीएफ जो है। लेकिन पिछली बार उस परंपरा को तोड़ा। हो सकता है भजन लाल इस बार राजस्थान में उस परंपरा को तोड़ दें, यू नेवर नो। एक तरह से जो है तो उस परंपरा को तोड़ा और 10 साल रह गई आपकी एलडीएफ जो है ये। तो इनकार तो आप नहीं कर सकते उससे। लेकिन अगर कुल मिला के सारे सिचुएशन को अगर आज देखें तो हम ये कह सकते हैं विदाउट गोइंग वेरी स्पेसिफिक कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा, ये ऐसा बाय एंड लार्ज हम ये कह सकते हैं इसके कि जो एलडीएफ जो है उसके मुकाबले में यूडीएफ जो है, इट हैज़ स्लाइटली मोर चांसेस टू कम टू पावर, ऐसा लगता है। एंड देन लेट्स सी ऑन 4th। जब हम केरल की बात करते हैं तो स्वाभाविक तौर पर उसे केरलम ही कहा जाता है। अब बोलचाल की भाषा में क्या है ना कि केरल को केरलम कहने में, बोलने में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन एक अच्छा नामकरण हुआ है और केरल के लोग इससे खुश हैं नए नामकरण से। सर, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि अब एलडीएफ सरकार के पतन का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। आपको भी सर ऐसा लगता है? हाँ, वो तो उन्होंने कहा ही है, क्योंकि भाजपा का एक तो बात यह ना कि हम तो पावर में थोड़ा टाइम लगेगा आने में भी। केरला में बीजेपी इंप्रूव कर सकती है अपने वोट्स को, अभी पावर में आने की स्थिति में नहीं है। मतलब वो हो सकती है गेम चेंजर आप कह सकते हो, या वो किंग मेकर हो सकती है, कुछ 15-20 सीट आप ले आए वहाँ पे तो अलग बात है, लेकिन आप वो पावर में नहीं है। तो वो ये चाहते हैं कांग्रेस तो कम से कम नहीं आए ना। भाजपा का बेसिक ये है, तो उसी ध्यान से उन्होंने भी कहा है कि इसका काउंटडाउन शुरू हो गया है। और दूसरा उनका ये भी है, जनता तंग आ चुकी है। और अमित शाह ने तो कहा ना कि हम सरकार बनाने जा रहे हैं केरल में, क्योंकि दोनों पार्टियों को लोगों ने नकार दिया है। नरेंद्र मोदी की बात में भी दम है, वो कहते हैं विंड ऑफ चेंज आने वाला है वहाँ पे जो है। और अब जो है ना, हम एक थर्ड पार्टी के रूप में, थर्ड फोर्स के रूप में नहीं जाएंगे वहाँ पे। हम खुद अपने एक सार्वभौम सत्ता, स्वतंत्र भूमिका लेके जाएंगे वहाँ, अपने आप को मजबूत करना चाहते हैं। तो अच्छी शुरुआत है। आज 15 से शुरुआत है, मान लो कल को 25 से होगी, एक चुनाव बाद फिर 50 से होगी। सो दिस इज ऑल। जी सर, केरलम की मौजूदा राजनीति में 3 प्रमुख चेहरे हैं, सतीशन, विजयन और राजीव चंद्रशेखर। सर, इनको लेकर आप क्या कहेंगे? और दूसरा ये कि बीजेपी के उम्मीदवार और पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर क्या चुनाव जीत पाएंगे? देखो, उम्मीदवार तीनों स्ट्रॉन्ग हैं अपने अपने हिसाब से। विजयन तो चीफ मिनिस्टर हैं, वेरी डिसाइसिव एंड स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेटर, रूथलेस एडमिनिस्ट्रेटर, और एक बाय एंड लार्ज इंटीग्रिटी है। बेटी का ईडी का केस था, दैट इज डिफरेंट, लेकिन बाय एंड लार्ज उन पर सीधे सीधे भ्रष्टाचार के आरोप नहीं है। एक ठीक है, उनकी गवर्नेंस है, गुड गवर्नेंस है, डेवलपमेंट है, स्कीम्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो ठीक है आदमी वहाँ पे जो है। दूसरे आपके जो हैं ये विपक्ष के, अब कांग्रेस के लीडर हैं, ये भी एक मुख्यमंत्री के दावेदार हैं, दैट वे सीनियर लीडर हैं। और इनका ये कहना रहता है कि अंदर से सीपीएम और बीजेपी मिले हुए हैं दोनों, इनका आरोप रहता है, सीक्रेट अंडरस्टैंडिंग है। बट ही इज़ ए मैन टू वॉच, ये जो सतीशन है वहाँ पे। और तीसरा जो आपने कहा, राजीव चंद्र इज़ ए वेरी रिलायबल फेस इन केरला। अब देखिए, वहाँ की भाजपा यूनिट के इंचार्ज हैं, पहले बरसों तक एमपी रहे, अब इंचार्ज हैं, खुद चुनाव लड़ रहे हैं। पिछला चुनाव हार गए थे शशि थरूर से 16-17 हज़ार वोटों से, त्रिरंजन से। अब की बार कंपैरेटिवली सेफ है, हालांकि उनके सामने जो उम्मीदवार है वो एलडीएफ का है, शिक्षा मंत्री है वहाँ पे।
तो कह नहीं सकते, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है ओवरऑल जो बीजेपी का सिनेरियो है देश में, और वो निर्विवाद चेहरा है, पॉपुलर चेहरा है, तो मेरा आकलन ये कि चुनाव जीत रहे हैं इस बार। सर, पिछले कुछ समय से केरलम के मुख्यमंत्री राहुल गांधी और तेलंगाना के सीएम के बीच टग ऑफ वॉर चल रहा है, इसको आप कैसे देखते हैं? नॉर्मली ऐसा होता नहीं है। दिस केरला चीफ मिनिस्टर इज ए वेरी डिसेंट एंड डिग्निफाइड पर्सन। पता नहीं कैसे इसमें आ गए वो। तो उन्होंने ये कह दिया कि वे कांग्रेस इज बीजेपी इज बी टीम एंड राहुल हैज़ नो मैच्योरिटी एट ऑल। और तीसरा, राहुल के व्यवहार के कारण से है, जो की इश्यूज़ हैं, की कंटेस्ट हैं, उनमें जो अपोजिशन की यूनिटी है वो कमज़ोर हुई है। तो राहुल ने पलट के वार किया। उन्होंने कहा कि भाई मैं समझ सकता हूँ आपके फ्रस्ट्रेशन को, आपके बच्चों को खतरा है, मीनिंग बाई के ईडी में केस चल रहा है बेटी का, तो आप बच्चों के प्यार में, उनके घर से आप सरकार से डर रहे हैं और आप जो है उस सही ढंग से हमला नहीं कर रहे हैं उन पे जो है। इसके बाद में फिर तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर ने कह दिया कि हमने विकास और गवर्नेंस में बहुत अच्छे काम किए हैं, डेवलपमेंट में, एडमिनिस्ट्रेशन में, केरला को हमसे सीखना चाहिए। अनकॉल्ड फॉर तेलंगाना चीफ मिनिस्टर, अपना काम करो भाई। तो इन्होंने फिर पलट के कहा हमें किसी सीखने की ज़रूरत नहीं है, हम तो सेल्फ सफिशिएंट हैं, इंडिपेंडेंट हैं। तो अनफॉर्चुनेट टग ऑफ वार बिटवीन द पीपल, सो बट द पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स, यू कांट हेल्प इट। एक और बात सर, नरेंद्र मोदी ने कहा कि दिल्ली में दोस्ती और राज्य में कुश्ती का नाटक करते हैं, किसके तरफ इशारा था ये स्टायर है नरेंद्र मोदी का। वो स्मार्टली बोलते हैं बात को, अपनी बात को इशारों में कहते हैं। हाँ। उनका इशारा लेफ्ट की ओर था कि दिल्ली में तो लेफ्ट और कांग्रेस साथ बैठते हैं, एक साथ चुनाव लड़ते हैं कई जगह। हाँ। और यहाँ घर में आके फिर आप मतलब उसका ढोंग करते हैं कि हम राइवल हैं। हाँ। और एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ते हैं। तो उन्होंने कहा वन शुड बी ट्रांसपेरेंट, और जैसे कहना चाहिए हिपोक्रेट नहीं होना चाहिए। नरेंद्र मोदी का कहना ये है, इशारा लेफ्ट की ओर था उनका। सर, अगर केरला में इस बार कांग्रेस की सरकार बनती है तो मुख्यमंत्री के संभावित उम्मीदवार कौन कौन हो सकते हैं? कांग्रेस, यही तो खास बात है ना, सरकार बनी नहीं, मुख्यमंत्री पद की दौड़ पहले से चालू हो गई। तब उसने, भाजपा तो है नहीं कि भी सेंट्रल कमांड से एक आया नाम और उसकी शपथ हो गई वहाँ पे जो है। अब ये कि वो लड़ते हैं। अब इससे क्या होता है कि अब 3 नाम आ गए बाजार में, केसी वेणुगोपाल का आ गया, ये सतीशन का आ गया, रमेश चेथिल्ला का आ गया। तो अब तीनों नेचुरली इंश्योर करेंगे इनमें से कोई नहीं बने, एक दूसरे को काटेंगे। आमतौर पे होता है ऐसा। अल्टीमेटली कांग्रेस विल हैड इट, जिसे कहना चाहिए भाई। तो केसी हैं, अब केसी लोकसभा में है वैसे तो, यहाँ पे जो है लोकसभा के एमपी हैं अभी, लेकिन राहुल के करीब हैं। और ये माना जाता है कि अगर वहाँ सरकार बनी तो राहुल गांधी के उम्मीदवार जो है केसी होंगे। तो केसी ने अपना व्यवहार आचरण बदल लिया है इन दिनों, ये मानते हुए कि मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं या क्या है, ज़्यादा लोग उनके साथ रहें। और चूँकि चुनाव तो लड़ ही रहे हैं दैट पे जो है, तो घर जा रहे हैं, डिसिडेंट्स को मना रहे हैं, और जिन लोगों से मतभेद था उनसे मतभेद अपना दूर कर रहे हैं। तो केसी इज़ वन ऑफ द पर्सन जिसे कहते हैं। उसके बाद में ये सतीश है, फिर वो रमेश चेथिल्ला है। तो फिर अल्टीमेटली डिपेंड करेगा, पहले सरकार तो बने। और मैंने पहले भी कहा है ना कि मुख्यमंत्री बनना भाग्य पर निर्भर करता है, भाग्य रेखा में होना चाहिए। तो लेट्स सी व्हाट हैपन्स ऑन 4th। अब केसी की जब हम बात करते हैं तो दूसरा पहलू ये भी है कि यहाँ चूँकि केसी का पूरा प्रभुत्व है राहुल गांधी पे, ICC वगैरह में, तो कुछ लोग ये भी चाह रहे हैं कि ठीक है यार, ईश्वर से दुआ करो केसी यहाँ से चले जाएं, केरल मुख्यमंत्री बन जाएं, तो हमसे कम से कम यहाँ ओपन ग्राउंड मिले राहुल गांधी के नज़दीक आने का, प्ले करने का, ICC पे कंट्रोल करने का। तो लेट्स सी, हर आदमी के अपनी अपनी आकांक्षाएं, अपने अपने अनुमान हैं जिसे कहते हैं। बट एट द एंड ऑफ द डे एक्सपेक्टेशंस आर द ट्रेजेडी ऑफ लाइफ। सो लेट्स सी। सर, लेकिन खुद राहुल गांधी ने ये संकेत दिए हैं कि केरलम की अगली मुख्यमंत्री एक महिला होगी, तो सर क्या वाकई में ऐसा हो सकता है? हो सकता है। और राहुल गांधी कह रहे हैं और सरकार अगर बनती है तो डिपेंड ये करेगा कांग्रेस की कितनी सीटें, UDF की कितनी सीटें। कांग्रेस लेड गवर्नमेंट है ना, कांग्रेस इज नॉट अलोन। तो राहुल गांधी अकेले का डिक्टेट चले, अकेले का मैंडेट चले, ये श्योर नहीं है। बाकी हैरानी की बात तो लोग जानने में ही लग गए हैं राहुल गांधी के इस बयान के बाद में कि वो महिला कौन है केरल में, ऐसी कौन सी महिला है। अब लोग तलाश करने लग गए हैं उसको, उस कनेक्ट को जो है, ये कौन महिला है। बहुत से लोग तो वैसे अप्रोच करेंगे राहुल गांधी के नज़दीक जाना है। चलो, एक होता है राजनीति में कि भी इनको पकड़ो, दैट वे जो है। अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि फिर वही बात कि कांग्रेस के जो प्रतिष्ठित चेहरे हैं मुख्यमंत्री बनने के लिए, उनकी जगह फिर एक नया चेहरा, अनुभवहीन चेहरा, चाहे महिला क्यों ना हो। आई एम नॉट अगेंस्ट वुमेन एम्पावरमेंट, ठीक है ना, लेकिन पॉलिटिकल रेफरेंस से बात हो रही है तो कोई बड़ी बात नहीं कि राहुल गांधी फिर वहाँ केसी वेणुगोपाल जैसा एक प्रयोग वहाँ भी करते हैं। उस तरह से जो योग्य हो सकते हैं, कॉम्पिटेंट हो सकते हैं, लेकिन ग्रास रूट पे क्राउड पुलर नहीं है, पब्लिक कनेक्ट नहीं है जिनका। सो इट्स इंटरेस्टिंग टू वॉच। सर, एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है कि क्या जीवन की आखिरी पारी खेल रहे हैं विजयन, और क्या इस चुनाव में वो हार भी सकते हैं?
देखो, राजनीति संभावनाओं का खेल है, यू नेवर नो। अपेरेंटली तो ऐसा नहीं लगता है कि व्यक्तिगत तौर पे चुनाव हारेंगे वो, ऐसा लगता नहीं है, बट यू नेवर नो। 10 साल हो गए हैं, एंटी इनकम्बेंसी होती है, फिर कुछ लोग ये भी देखते हैं कि 80 साल के तो हो गए, अब तीसरी बार क्या मुख्यमंत्री बनेंगे, तो लोग पीछे हट जाते हैं। और फिर मैंने कहा ना आपसे, लक और डेस्टिनी का एक फैक्टर है उसमें जो है, लेकिन ये है कि अगर वो हार गए चुनाव, इसका दूसरा एस्पेक्ट है ना, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो है कि इट विल द एंड ऑफ लेफ्ट पार्टीज इन द कंट्री। पहले त्रिपुरा में हुआ, फिर बंगाल में हुआ, अब यहाँ पे आखिरी पिलर जो है लेफ्ट का, वो गिर जाएगा, टूट जाएगा जिससे है। तो अमित शाह ने कहा है, आप देखिए, उन्होंने कहा है कि अगर ये हार गए ये जो है, तो पूरे देश से लेफ्ट का सफाया होगा, जिसके कांग्रेस के लिए कहते हैं वो कि भाई पूरे देश से कांग्रेस का सफाया होगा। बेसिकली उसमें ये है जो राहुल गांधी ने कहा है और जो मैं कह रहा हूँ आपसे, सभी लोग कह रहे हैं कि अगर ये चुनाव हार गए तो इस हार के साथ में ही जो लेफ्ट का चैप्टर है इंडिया से बंद हो जाएगा, ये आखिरी लेफ्ट का होगा, क्योंकि त्रिपुरा बंगाल में पहले बंद हो चुका है। तो एक पॉलिटिकली कहा जाए, जिससे एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट होगा, एक पूरी पॉलिटिकल पार्टी जो है, यू मे डिफर विद लेफ्ट फॉर सो मेनी रीजन, बट एज ए पॉलिटिकल पार्टी इट विल बी वाइड ऑफ, इट विल बी रिमूव्ड फ्रॉम द पॉलिटिकल सिनेरियो ऑफ द कंट्री। और महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर विजन चुनाव हारते हैं तो लेफ्ट पार्टी का तो अस्तित्व समाप्त होगा ही, और ये और ज़्यादा ट्रेजिक हो, क्योंकि पहली जो लेफ्ट की गवर्नमेंट है कंट्री, वो केरला में बनी थी। आप देखिए, पहली सरकार यहाँ बनी और आखिरी पतन भी केरला से हुआ। सर, आपको लगता है कि पिछले कुछ दिनों में एक बातें भी इस बात को लेकर चर्चा हुई है, आपको क्या लगता है कि पिछले कुछ समय में केरलम सरकार और मुख्यमंत्री का जो रुख है मोदी सरकार या मोदी की तरफ कुछ नरम हुआ है, ऐसा आपको लगा? हाँ, बिल्कुल लगता है, और इज ए वाइज ऑन द पार्ट ऑफ चीफ मिनिस्टर। एक बात तो यह है ना कि फेडरल सिस्टम है, फेडरल सिस्टम डजंट अलाउ टू बी बागी, जिसे कहना चाहिए डिफाइंड ऑलवेज, कि प्राइम मिनिस्टर आए तो आप एयरपोर्ट पे लेने नहीं जाओ, आप चिट्ठी का जवाब नहीं दो, पहुंचो नहीं, दिस इज नॉट डन। फेडरल का मतलब ये थोड़ी है, फेडरल का मतलब ये कि पूरी डिसेंसी और डिग्निटी के साथ जो है आपको अपनी जो रिलेशनशिप है वो आपको मेंटेन करनी है। अभी प्राइम मिनिस्टर गए थे कुछ दिनों पहले वहाँ पे त्रिवेंद्रम जो है, तो खुद वो गुलदस्ता लेकर के चीफ मिनिस्टर पहुँचे वहाँ पे एयरपोर्ट पे, रिसीव किया उन्होंने, अच्छा लगा। हालांकि पॉलिटिकल एनिमी ये कहते हैं कि बीचों की बेटी का ईडी का केस है, तो दे आर ट्राइंग टू मेक दिल्ली सॉफ्ट ऑन देयर इश्यूज़, लेकिन ये बात सच है कि उनके जो व्यवहार और रुख है थोड़ा सा लचीला हुआ है, और ये एक विजडम है, पॉलिटिकल विजडम है। और इसमें ये भी एक बात कहना चाहिए ना, एट द एंड ऑफ द डे अगर कहा जाए कि भाई बाय पीस एट ऑल कॉस्ट, इट इज़ नेवर एक्सपेंसिव। और दूसरा ये कहते हैं इसके अंदर जो है कि वी मे एग्री टू डिसएग्री बट डायलॉग शुड कंटिन्यू इन ऑल सर्कमस्टांसेस। तो केरला के मुख्यमंत्री इसको फॉलो कर रहे हैं, नाइस एंड डिसेंट डिप्लोमेसी। सर, केरलम सरकार और केंद्र सरकार के बीच जो केंद्रीय सहायता को लेकर टकराव रहा है, तो क्या उसका भी कोई प्रभाव इस चुनाव पर? अब तो लेट हो गई बात है, वो तो केंद्र के खिलाफ वाली बात थी, लेकिन अब लड़ाई तो केरल में केंद्र के खिलाफ नहीं है, एक तरह से लड़ाई तो उनकी कांग्रेस लेड यूडीएफ से है, सिटिंग गवर्नमेंट की, तो उसमें कहीं बात आती नहीं है। जनता का थोड़ा सा समर्थन आप ले सकते हैं, लेकिन अब क्या है कि बिकॉज चीफ मिनिस्टर मेड फेंसेस विद द प्राइम मिनिस्टर एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट, उसका महत्व नहीं रहा। उसमें इशू क्या हुआ था कि एक हर सरकार के अंदर लोन लेने का जो है एक लिमिट होती है, एक सीलिंग होती है सेंट्रल शेयर की जो है, तो उनका कहना था कि हमारे प्राकृतिक आपदा का जो फंड है हमारा वो रुक गया है, और सरकार जो है जो फाइनेंशियल फेडरलिज्म है उसकी पालना नहीं करी, पैसे में नहीं मिल रहे हैं, हमारे एलोकेशन में और हमारे रिलीज़ के अंदर जो है ना वो डिले हो रहा है, और प्राकृतिक आपदा का जो फंड है वो हमें रिलीज़ नहीं हो रहा है। तो मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया, केंद्र सरकार ने भी काफ़ी पैसा उसमें रिलीज़ किया, बट इट्स एन ओल्ड स्टोरी विच हैज़ नाउ आई थिंक नो मच इम्पैक्ट ऑन द करंट पोल्स। सर, आखिर केरलम चुनाव में बीजेपी की क्या उम्मीदें हैं और क्या इस बार उनका वोट शेयर बढ़ेगा? सबसे बड़ी उम्मीद तो ये है कि वो अपने आप को एक थर्ड फोर्स के रूप में, अल्टरनेटिव रूप में एस्टेब्लिश करना चाहते हैं। शुरू में तो सोचते थे जब चुनाव चालू हुआ था कि हम जो है ना 15-20 सीट लेके आ जाएं, 20-25 सीट लेके आ जाएं, ठीक है। इंडिपेंडेंट लोग कहते हैं कि 8-10-12 सीट आने वाली है, लेकिन उनका ऐसा लगता था कि ये सीट लेके आ जाएंगे। लेकिन धीरे धीरे जो केरल में रेस्पॉन्स मिला प्राइम मिनिस्टर को, रैलीज में अमित शाह को जो रेस्पॉन्स मिला, JP नड्डा को रेस्पॉन्स मिला, तो उसमें उनका मानस इस तरह का, और वो जो पार्टी के प्रेसिडेंट हैं उन्होंने बहुत किया दैट वे जो है 20-25 महीने का जगह गए, वो जो रेस्पॉन्स मिला तो बीजेपी का माइंड चेंज हो गया। अब बीजेपी जो है ना एक थर्ड फोर्स के रूप में काम नहीं करना चाहती। वहाँ बीजेपी कहती है आज नहीं तो कल हमारा दिन आएगा, तो शुरू से ऐसा करो कि हम अपने आप को इंडिपेंडेंट मजबूत फोर्स के रूप में डेवलप करें, वहाँ पे उसके रूप में प्रेजेंट करें, दैट वे है। तो वो बीजेपी चाह रही है एज अल्टरनेटिव हम अपने आप करें। और रही बात वोट शेयर की, निश्चित बढ़ेगा।
पिछले चुनाव में 12-12.5% था, इस बार निश्चित बढ़ेगा। पिछली बार एक भी एमएलए नहीं था, इस बार उम्मीद कर रहे हैं भी खाता तो खुलेगा पक्का, और 12-15 से खुलता है कि 20-25 से खुलता है, दिस इज टू बी सीन, अलग बात है, लेकिन वोट शेयर बढ़ेगा, दिस इज सर्टेन। सर आपको क्या लगता है कि केरल की जनता एलडीएफ यूडीएफ के रोटेशन को तोड़कर मोदी के विकास मॉडल को मौका देने के मूड में है? बीजेपी ऐसा सोचती है, जनता ने मन बनाया कि नहीं अभी ये समय के साथ होगा, और जनता एकदम से नहीं कर सकती ना मेजर चेंज, ये तो बिल्कुल एक वो हो गया ना, यू टर्न वाली बात होगी जनता के पार्ट पे। जनता इन्फ्लुएंस है नरेंद्र मोदी से, अमित शाह की लीडरशिप से, और इसीलिए वोट शेयर बढ़ रहा है आपका वहाँ पे जो है, लेकिन इसमें समय लगेगा, एकदम से हम नहीं कह सकते कि ऐसा हो जाएगा। सर, केरलम में विजयन सरकार के खिलाफ कांग्रेस लेड यूडीएफ की चार्जशीट क्या है? उनकी चार्जशीट बेसिकली ये है कि एक तो गोल्ड स्मगलिंग की चार्जशीट रही है, उनको गोल्ड स्मगलिंग होता है, साबरीमाला मंदिर इसमें हीरे चोरी हो गए, उसका आज तक पता नहीं चला, एक रेल का प्रोजेक्ट है, पेंशन में डिले है, इस तरह के डे टू डे जो हैं उस तरह के एलिगेशन हैं। तो क्या बेसिक इस तरह का नहीं है, बाकी तो क्या 10 साल हो गए हैं, तो एंटी एसोसिएशन फैक्टर होता है, तो कोई बेसिक ऐसा कोई एक मात्र कोई बड़ा ऐसा स्कैंडल या बड़ा इशू नहीं है। और बाकी वो तो कहते हैं कि भाई आपकी बेटी पकड़ी गई, इसमें मोरल ग्राउंड से आपको इस्तीफा देना चाहिए, करना चाहिए, वो बातें। तो बाकी मोटे तौर पे वही 3-4 मुद्दे हैं जिन पे वो कर रहे हैं। सर इसी प्रकार केरल में बीजेपी का चुनावी एजेंडा क्या है? केरल में बीजेपी का चुनावी एजेंडा, मैंने कहा ना, उनका तो एक ही एजेंडा है कि हमें अगले 10 साल में, 5 साल में ये प्रकरण यहाँ पे लीडिंग फोर्स बनना है। उनको आसार दिखाई देते हैं वहाँ बनने के। और बेसिकली देखो ना, केरल भी हिंदू संस्कृति, धर्म, मंदिरों का स्थान रहा है, ब्राह्मणवाद का स्थान रहा है। बीजेपी को उसमें भाग्य दिखाई दे रहा है, भविष्य दिखाई दे रहा है। तो उनका मेन एजेंडा है ना वो इस तरह का। बाकी तो छोटे मोटे इलेक्शन में आरोप प्रत्यारोप, आपके आश्वासन होते हैं, चुनावी घोषणा पत्र होते हैं, वेलफेयर स्कीम्स होती हैं, आप हेल्थ स्कीम्स की बात करते हैं, एजुकेशन की बात करते हैं, फ्री बिजली पानी की बात करते हैं, वो तो अलग है। लेकिन लार्जर जो मुद्दा है वो ये है कि हमें धीरे धीरे प्लान ढंग से वहाँ घुसना है और अल्टीमेटली 5-10 साल में केरल को कैप्चर करना है। दिस इज द प्रिंसिपल एजेंडा। सर केरलम चुनाव में शशि थरूर का क्या रोल देख रहे हैं आप? अभी तो कोई ज़्यादा रोल नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि वापस आ गए हैं, एक तरह से बीचों भागी हो गए थे मोर और लेस। राहुल गांधी से मीटिंग हुई, राहुल बॉट हिम, तो शांति हो गई है, कम से कम अपोज नहीं कर रहे हैं, कोई इस तरह के इरेलेवेंट बयान नहीं दे रहे हैं, और चुनाव वो लड़ नहीं रहे हैं, चुनाव प्रचार कर रहे हैं। अभी चुनाव प्रचार करने गए थे कल परसों, तो अनफॉर्चुनेटली उन पर हमला कर दिया कुछ लोगों ने वहाँ पे। अब हमला किसने किया हुआ है तो निश्चित तौर पर नहीं कहा जा सकता, लेकिन उनके गनमैन पे हमला हुआ, चोट वोट आई, पुलिस ने एक आदमी गिरफ्तार कर लिया। तो दिस स्मॉल इवेंट, लेकिन बेसिकली है कि ही इज़ नाउ नो मोर ए फोर्स एट द मोमेंट। वो भागी थे, एक वॉइस ऑफ डिसेंट थे, अब राहुल गांधी ने मैनेज कर लिया टू दैट एक्सटेंट कि पब्लिकली चुनाव के मौके पे कोई ऐसे बयान नहीं दें जो कि डैमेज हो जिससे कांग्रेस। सर केरलम चुनाव में एफसीआर यानी कि फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट के प्रस्तावित संशोधन को लेकर जो कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई है, उसका डैमेज कंट्रोल बीजेपी कैसे करेगी? डैमेज कंट्रोल कर रहे हैं, बट स्लाइटली द डैमेज ऑलरेडी डन। अनफॉर्चुनेट टाइम पे ये मुद्दा उठाया जिसने उठाया। अब भारत सरकार तो क्या ना, देखो रिफॉर्म करती रहती है, फाइनेंशियल रिफॉर्म्स करती रहती है। दिस इज वन ऑफ द फाइनेंशियल रिफॉर्म कि फॉरेन से जो कंट्रीब्यूशन आता है उस पर एक रेगुलर मॉनिटरिंग होना चाहिए, सिस्टमेटिक तरीके से चले, और कानून बना नहीं है, कानून बनना है अभी तो जो है। वो पहले उसका प्रचार हो गया वहाँ पे, तो बैक फुट पे आना पड़ा पार्टी को, ये कहना पड़ा कि अभी हमने इसको टाल दिया है, इमीडिएटली कुछ नहीं कर रहे, और ये आपके खिलाफ नहीं है। ईसाइयों को बुलाया, पादरियों को बुलाया, समझाया वहाँ पे जो है। बेसिकली चर्च वगैरह जो है ना, वहाँ थोड़ा सा नेगेटिविटी का माहौल बना है, और कांग्रेस इसको एनकैश कर रही है वहाँ पे है। तो डैमेज तो थोड़ा बहुत हुआ है, लेकिन कोई ऐसा कोई बहुत बड़ा पॉइंट नहीं है। और मैंने आपसे कहा ना, केरल में वैसे भी क्या ना, बीजेपी का एक है, लेकिन कोई बहुत मेजर रिस्क नहीं है उसके सामने। भाई बीजेपी इज नॉट गोइंग टू फॉर्म द गवर्नमेंट, बीजेपी इज गोइंग टू ग्रो इज नंबर ऑफ सीट्स एंड वोट शेयर बेसिकली। तो ठीक है, थोड़ा बहुत कोई नेगेटिविटी होगी तो हो जाएगी। भाई गवर्नमेंट ने उसको कर लिया डैमेज कंट्रोल, ये कह के कि फिलहाल हमें टाल दिया, फिर आपसे बात करके इसको देखेंगे। सर केरलम में वर्तमान कांग्रेस के 13 में से 9 सांसद मांग रहे थे विधानसभा टिकट। कैसे देखते हैं आप इस सिनेरियो को? अब सत्ता का मोह तो होता ही, देखो अब दिल्ली में सरकार है नहीं कांग्रेस की, तो बैठे हुए हैं खाली सरकारी मकान के साथ, और क्या है, सरकार में काम भी नहीं होते दिल्ली में। नेचुरली अपोजिशन की गवर्नमेंट है, बीजेपी गवर्नमेंट है, तो मन में है कि चलो सरकार बनने वाली है, चलो ठीक है, लेट्स आवर ओन पाई इन द गवर्नमेंट। तो कोशिश थी, कई लोग तो मान गए, 2 MP ऐसे थे नहीं माने, अंत तक नहीं माने। तो सुधाकरन वहाँ के PCC चीफ वहाँ के रहे हुए हैं, उन्होंने कहा मैं तो पार्टी छोड़ दूंगा अगर चुनाव नहीं लड़ने दोगे तो। और राहुल गांधी समझा, अल्टीमेटली राहुल सक्सीडेड इन मनाओ हिम जो है,
एक दूसरे और थे, उनको भी फिर मना लिया, उन्होंने तो विड्रॉ कर लिया। और सुधाकरन को एक जिम्मेदारी दे दी कि तुम इन 3 जिलों के इंचार्ज यार चुनाव लड़ाओ, तुम लड़ो मत जो है ये। तो फिर टाइमिंग मान के चलो, कल को राज आएगा तो राज में अपना कोई न कोई शेयर हो जाएगा, कहीं चेयरमैन बन जाएंगे, कुछ और बन जाएंगे। लेकिन बहरहाल उस संकट को राहुल गांधी ने टाल दिया। अब मैं तो हैरान हूँ कि वो टल गया। मतलब राहुल गांधी लिमिटेड पॉलिटिकल सक्सेस इन केरला के उसने इस एक इशू था जो है कंट्रोवर्शियल, उसको उन्होंने मैनेज किया। तो स्लाइटली अनयूजुअल फॉर हिम, लेकिन हुआ। सर, इस वक्त 6 से ज्यादा खाड़ी देशों में युद्ध के हालात बने हुए हैं और इस युद्ध की वजह से बड़ी संख्या में लोग केरलम वापस लौट कर आ रहे हैं। अब इन देशों से आने वाले रेमिटेंस और भारत में इनके रोजगार को लेकर क्या होगा? इज ए वेरी वेरी सीरियस इशू which will attract the attention of the new government in Kerala immediately and even Tamil Nadu also, that way देखा जाए तो। भाई वैसे तो क्या है कि खाड़ी देशों में भारत के 90 लाख से 1 करोड़ के लोग आसपास लोग हैं जो रहते हैं, बिजनेस करते हैं, मतलब सर्विसेज करते हैं, बेसिकली इन्वॉल्व हैं उसमें जो है। टेक्निकल लोग भी हैं और दूसरे लोग मजदूर लोग भी हैं वहाँ पे। अब आप देखिए दुबई और इन देशों में, केरला का सवाल है तो कम से कम 25-30 लाख उस 90 में से इनके भी होंगे वहाँ पे जो है। तो अब सवाल ये कि खाड़ी युद्ध अगर सीरियस हुआ और लोग भाग के यहाँ पे आ गए तो अरबों रुपए का जो रेमिटेंस आता है, रेमिटेंस इकोनॉमी कहते हैं केरला की इकोनॉमी को, रेमिटेंस इकोनॉमी कहते हैं, वो डिस्टर्ब हो जाएगी वहाँ पे है। फिर लोग आएंगे क्या करेंगे, उनको रोजगार दिलाना एक अलग समस्या है। तो बस ये कि यू मस्ट कीप योर फिंगर्स क्रॉस्ड कि शांति हो जाए, भगवान ट्रम्प को सद्बुद्धि दे, झगड़ा खत्म हो जाए और एक खाड़ी देशों के लोग जो वहाँ हैं वहीं रहें, खुद भी खुश रहें और भारत में भी अरबों रुपये अपने परिवार वालों को भेजते रहें। तो हम केवल दुआ कर सकते हैं। सर, क्या कोलकाता में इस बार 4 मई को फहराएगा भगवा? अब देखो, इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइन नहीं होती तो मैं आपको बता देता, लेकिन लेकिन हम ब्रॉडली आप कह सकते हैं भाई नेक टू नेक तो है, दैट इज बीजेपी कॉन्फिडेंट है। क्योंकि आप ये देखिए कि प्रधानमंत्री गए थे अभी तो सभा में उन्होंने खुद ने कहा कि बंगाल में भाजपा के पक्ष में ज़बरदस्त माहौल है और लोगों ने टीएमसी को नकार दिया है। अमित शाह भी लगभग यही बात कह रहे हैं और ये सच है कि भाजपा के लिए बंगाल में सरकार बनाने का कोई अंतिम अवसर है तो यही है। क्योंकि बीजेपी कैलकाटा के एंट्री पॉइंट पे जो चेक पोस्ट होती है ना, जब जाते हैं गाड़ी रोक लेते हैं वहाँ शहर में घुसने से पहले, तो भाजपा कैलकाटा की चेक पोस्ट पे खड़ी है, एंट्री पॉइंट पे खड़ी है, इसमें संदेह नहीं है। अब बस थोड़ा सा इधर से उधर कुछ भी हो सकता है, आप कह नहीं सकते। लेकिन ये है कि भाई अगर उनको कोई सरकार उनकी बननी है बंगाल के अंदर तो आज वो सरकार बनाने के सबसे निकट हैं, ये कहा जा सकता है, दैट वे जो है। और फिर ममता का पूजा पाठ और उसका देवी शक्ति कह नहीं सकते, लेकिन ब्रॉडली तो हम ये कह सकते हैं कि बीजेपी जो है ना उसके एंट्री पॉइंट पे कैलकाटा के आज खड़ी है, दैट वे। तो बाकी 4 को फिर आप देखेंगे भगवा फहराता है कि जो है। सर, पश्चिम बंगाल के हालात से निराश होकर प्रधानमंत्री मोदी ने चुनाव की घोषणा से पहले एक रैली में कहा था कि अगर ऐसे ही हालात रहे तो पश्चिम बंगाल में हिंदू अल्पसंख्यक हो जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी की इस अपील का पश्चिम बंगाल के मतदाताओं पर क्या भावनात्मक असर पड़ेगा? ज़बरदस्त असर पड़ा होगा, पहले भी था। प्राइम मिनिस्टर हैज मेड इट वेरी क्लियर दिस टाइम। और कल फिर उन्होंने कहा है एक खास मजहब के लोग जो हैं वो आपको रहने नहीं देंगे ठीक से अगर ऐसा हुआ तो। वो इन वे कि अगर बांग्लादेशी हावी हो गए इस तरह के तो वहाँ के जो हिंदू हैं बांग्ला के वो अल्पसंख्यक हो जाएंगे। ये दिस इज मोर देन ए इलेक्शन कैंपेन, ये राष्ट्र की सुरक्षा से, राष्ट्र की अस्मिता से और वहाँ की जो पॉलिटिकल ज्योग्राफी है उससे जुड़ा मुद्दा है कि अगर ऐसा हो गया इन ए वे तो वो तो फिर मुस्लिम स्टेट होगी ना, मोर और लेस देखा जाए तो। सर, राजनीति संभावनाओं का खेल है। अभी पूछा गया कि भगवा फहराएगा क्या बंगाल में, तो मेरा ऑन द अदर साइड ऑफ द कॉइन एक आपसे सवाल है कि फर्ज करते हैं ऐसा कुछ होता है कि इस बार फिर ममता दीदी भाजपा को रोक देती हैं और फिर से चौथी बार सरकार बना लेती हैं, तो आप बंगाल का कल कैसा देखते हैं सर? यू कांट चेंज द डेस्टिनी, भाग्य। कल यही मैंने एक आदमी से डिस्कशन हो रहा था, एक पत्रकार से, तो मैंने पूछा कि भाई वो क्या आसार हैं, तो उसने कहा इस बार तो सरकार है ना बीजेपी की बन जाएगी वहाँ पे जो है। तो हमने कहा चलो एक पल के लिए जो ही सवाल आपका वो हमने उससे पूछा कि ऐसा हुआ तो क्या होगा, तो उसने अपना सिर पकड़ लिया, यूँ बैठ गया करके। मैंने कहा भाई क्या हुआ ये जो है, तो उसने कहा साहब फिर तो कुछ है ही नहीं, कुछ है नहीं से क्या मतलब। उसने अगले 5 साल में तो वो जो 33% मुसलमान हैं वहाँ पे बांग्लादेशी और आ जाएंगे सारे, तो बराबर हो जाएंगे बिल्कुल। इस तो फिर क्या है, फिर तो दूसरा देश हो जाएगा यहाँ पे तो जो है।
तो बड़ी वो शौक मुद्रा में आ गया उस बात को करते करते जो है। तो आप जो कह रहे हैं कि भी क्या होगा, तो देखो दो बातें तो क्लियर दिख रही हैं सामने। एक तो अवैध घुसपैठ के मुद्दे का समाधान नहीं होगा, बांग्लादेशियों का आना जाना जारी रह सकता है, मात्रा कम हो सकती है मान लो केंद्र के दबाव से या केंद्र के इंटरवेंशन या एजेंसी का जो रिमोट कंट्रोल होता है उससे कुछ एजेंसी कम रह सकती हैं। दूसरा ये होगा कि विकास कार्य बड़े पैमाने पे केंद्र के नहीं हो पाएंगे, क्योंकि केंद्र राज्य सरकार में टकराव इनबिल्ट है जो आगे भी एक्सटेंड होता रहेगा आगे। तो आप जिस तरह का एक विकास की बात आप सोचते हैं कि बड़ी बड़ी योजनाएं आएंगी हमें करेंगे, वो नहीं होगा दैट वे जो है। तो अब कहा नहीं जा सकता, लेकिन आपने एक संभावना बताई है, तो संभावना देखो राजनीति संभावनाओं का खेल है। लेकिन इस बार न जाने क्यों लग रहा है सभी लोग ये कह रहे हैं कि बीजेपी कैलकाटा के एंट्री पॉइंट पे खड़ी है। सो लेट्स सी। फिर तो सर एक चीज और जो लंबे समय से चर्चित है बंगाल को लेकर कि ओवैसी ने हुमायूं कबीर के साथ जो अलायंस किया है वो किसका वोट काटेगा सर, और वो किसको फायदा देगा? देखो बेसिकली तो इट विल एडवर्सली अफेक्ट मुमताज मुस्लिम वोट बैंक, एक तो ये है। दूसरा इसकी चपेट में अधीर रंजन चौधरी आ गए हैं, उनके खिलाफ भी मोर्चा बना लिया इन लोगों ने, तो उसको थोड़ा बहुत इफेक्ट पड़ेगा। लेकिन बेसिकली तो मानना चाहिए कि मुस्लिम जो वोट बैंक है ममता का, वो मतलब इससे डैमेज होगा, ऐसा माना जाता है, दैट वे है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, मुस्लिम वोट बैंक या हिंदू वोट बैंक कोई भी वो देख लेते हैं सामने वाले में कितना दम है, उनको लगता है कि वोट वेस्ट है, इसको वोट देना, तो फिर देते नहीं वोट उसको, फिर ममता को ही देंगे आगे जा करके वहाँ जो है। लेकिन अपेरेंटली जो देखा जाए ममता में भी ए लूज़र विद दिस डेवलपमेंट। अब ये जो है ये मुस्लिम लीडर हैं वहाँ के जो है, और साम दाम दंड भेद में है, रिसोर्सफुल हैं। अभी NDPC एक्ट का कोई केस वेस भी ममता ने बनाया, 10 करोड़ का कोई बना है, वो पार्टी छोड़ के आ गए, नई पार्टी बना ली उन्होंने, ममता परेशान है। फिर क्या है जिसे कहते हैं ना कि एक और नेगेटिव डेवलपमेंट, ओवैसी जो हैं वो जुड़ गए उनके साथ, एक नई पार्टी बना ली और 202 सीटों पे उन्होंने कैंडिडेट खड़े कर दिए जो है। अब पता नहीं रिमोट कंट्रोल पे कौन चला रहा है उन दोनों को, इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टू इन्वेस्टिगेट जो है ये। लेकिन ऐसा लगता है कि उसका नुकसान TMC को होना चाहिए, कितना होता है नहीं कह सकते, लेकिन जो डायरेक्शन है वो नेगेटिव है ऐसा लगता है। बाबरी मस्जिद में नहीं बनाऊंगा यहाँ पे अपने गांव में, यही जो कबीर हैं जो है ये, और बनाने लग गए, वहाँ लोग कोर्ट में चले गए, हाई कोर्ट में उनका हम दखल नहीं देंगे, सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं हम इसमें दखल नहीं देंगे, और मस्जिद अलग बन रही है। तो मतलब क्या है कि मुस्लिम वोट बैंक को डिवाइड करने का पूरा एफर्ट किया है इन दोनों ने, ओवैसी प्लस इसने, रिमोट कंट्रोल चाहे कहीं भी हो, लेकिन फेस वैल्यू पे यही है। अब वो कितना कारगर होता है ये चार को मालूम पड़ेगा, लेकिन कुछ ना कुछ नुकसान इस पर डिबेट हो सकती है, नुकसान कितना है, लेकिन कुछ ना कुछ नुकसान ममता के वोट बैंक, मुस्लिम वोट बैंक को होगा, ये तय है। सर, चुनाव आयोग की SIR एक्सरसाइज की वजह से करीब 66 लाख या उससे अधिक लोगों के नाम कटे हैं। अब चुनाव में इसका फायदा बीजेपी को होगा या TMC को? यू कांट से। अभी तो इम्प्रेशन ये कि जो लोग कटे हैं ज़्यादातर बांग्लादेशी थे, घुसपैठिए थे, इस तरह के लोग थे जो ममता का वोट बैंक था, ऐसा इम्प्रेशन है। बाकी तो आंकड़े किसी के सगे नहीं होते चुनाव में, चुनाव आंकड़ों का खेल होता है कि वहाँ पे क्या किस तरह से होता है, दैट वे जो है। लेकिन अब ये है कि भाई 62-65 लाख तो आपने कह दिया है ही। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 6 तारीख तक आप जो है अपने क्लेम दे सकते हो, और ट्रिब्यूनल में जाके भी आप एडिशनल डॉक्यूमेंट वगैरह हैं, आज 6 है जैसे, आज तक आप दे सकते हो। पर कितने लोग दे पाएंगे, कितने लोग नहीं दे पाएंगे, तो नहीं करते करते 30-40-50 लाख लोग लगता है मुझे कि वोट से वंचित रह जाएंगे। ये डेमोक्रेसी का एक दूसरा पहलू है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने थोड़ा ढाढ़स बनाया लोगों को, उन्होंने ऑब्जर्वेशन दिया है कि एक बार SIR से अगर नाम कट गया, इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा नाम कटा रहेगा, नाम कटा हुआ नाम ये फिर भी जुड़ सकता है। लेकिन अपेरेंटली ऐसा लगता है फेलियर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट है, तो ज़्यादातर राज्यों में SIR काम करने का पूरी जो जिम्मेदारी राज्य सरकार की है, इलेक्शन कमीशन का तो असिस्टिंग रोल है, दैट वे जो है, तो वहाँ पे नहीं हुआ। लेकिन उसका अब जो गलती है वो राज्य सरकार की है, थोड़ी बहुत आयोग की रही होगी, और लिटिगेशन के कारण रहा होगा। बट एट द एंड ऑफ द डे ये एक सच है कि कई लाख लोग हैं ना वोट देने से सर वंचित रह जाएंगे। सर, इसी जवाब का मेरा एक एक्सटेंडेड क्वेश्चन है कि पश्चिम बंगाल में कब तक ये माना जाए कि SIR की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, और जिस संभावना का आपने जिक्र किया वो अभी भी कंटिन्यू है कि क्या वाकई में लाखों लोग अपने वोटर राइट से वंचित रह जाएंगे पश्चिम? देखो कब पूरी होगी तो अभी निश्चित तौर पे नहीं कहा जा सकता, कि अब जुडिशियल ऑफिसर्स लग गए हैं, प्रोसेस और थोड़ा सा लंबा हो गया है। एक तो होता है ना कि एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर किसी केस को डिसाइड करता है, एक होता है जुडिशरी मजिस्ट्रेट बैठ के डिसाइड करता है। मजिस्ट्रेट का प्रोसीजर थोड़ा ज़्यादा लंबा होता है, ज़्यादा प्रोसीजरल होता है, और लंबा हो गया। प्लस ट्रिब्यूनल में लोग जाएंगे, एडिशनल डॉक्यूमेंट पेश करेंगे, ट्रिब्यूनल में कितना समय लगेगा तो कह नहीं सकते हैं। बट रिजल्ट एट द एंड ऑफ द डे वही है जो आप कह रही हैं
कि लोग वोट देने से वंचित रह जाएंगे। अब सवाल है कि जिम्मेदारी कौन, तो आपको नन इन द सेंस कि भाई राज्य सरकार को दोषी मान लो, थोड़ा लोगों को मान लो कि लोगों ने इतनी रुचि नहीं, लोग घबरा गए। कहीं ये भी होता है कौन से डॉक्यूमेंट है, काहे का झगड़ा पड़ा, छोड़ो इस झगड़े, हमें वोट ही नहीं देना, ये भी एक टेंडेंसी लोगों के दिमाग में आ जाती है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे इशू थोड़ा सा लार्जर हो गया कि SIR से चुनाव आयोग से आगे चला गया इशू के इन सब के कारण से लोग वंचित रह गए। तो अब यही है इसका कि भी ऐसा काम करो अगले चुनाव में वंचित नहीं रह जाएं। तो जो SIR का आपने कहा ना कब तक पूरा होगा, अब 23 राज्यों में जो थर्ड चरण होना था वो चुनाव आयोग को करना था अप्रैल से, उन्होंने पोस्टपोन कर दिया है। कहा कि मतगणना का नेशनल सेंसस चल रहा है, जो 16th नेशनल सेंसस है, प्लस क्या मैन पावर का शॉर्टेज है और फिर झगड़े हैं बंगाल वगैरह के। तो इलेक्शन कमीशन भी इन स्पाइट ऑफ देयर बेस्ट एफर्ट्स, बेस्ट परफॉर्मेंस, कभी कभी वो भी डिमोरलाइज होते हैं कि अरे क्या है, ख़त्म ही नहीं हो रहा मामला, तो थोड़ा लंबा हो गया। तो निश्चित तौर पे नहीं कहा जा सकता ये कि SIR का काम पूरा जाके कब होगा, लेकिन एक अच्छा प्रयास है। एक बार बुरा लगता है लेकिन ये तो फैक्ट है ना, जिस पर कागज़ पत्तर सबूत हैं वही वोट दे, इसमें तो कोई बात ही नहीं है। दैट वे इन प्रिंसिपल तो इट्स ए गुड एफर्ट जो है। अब कब पूरा होगा, लेट्स सी। सर, पश्चिम बंगाल में मालदा जिले में ही SIR का काम कर रहे 7 जुडिशियल ऑफिसर्स को 9 घंटे तक बंधक बनाकर रखा गया। सर, इस पूरे घटनाक्रम को आप कैसे देखते हैं? वेरी अनफॉर्चुनेट, वेरी डेयरिंग, कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर मशीनरी इन मालदा डिस्ट्रिक्ट। इसलिए चीफ जस्टिस ने चिट्ठी लिखी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, उन्होंने अच्छा किया, सुओ मोटो उसका कॉग्निजेंस लिया और बड़े शार्प कमेंट दिए कि इट्स ए कंप्लीट ब्रेकडाउन लॉ एंड ऑर्डर मशीनरी इन मालदा डिस्ट्रिक्ट। और चीफ सेक्रेटरी DGP और वहाँ के जो कलेक्टर हैं मालदा के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, उनको 6 तारीख मतलब आज सुप्रीम कोर्ट में पेश होने के लिए कहा गया उनको। तो सुप्रीम कोर्ट हैज़ कम टू द रेस्क्यू ऑफ द पीपल। लेकिन आप देखिए ना, जो नरेंद्र मोदी ने कल कहा है कि घटना जो है ना, ये बिहार के बाद में ये दूसरा महाजंगल राज है बंगाल में, जो उसकी ओर संकेत करती है। ममता ने हाथ झाड़ लिए, कहा कि अब तो चुनाव आयोग का शासन है, मेरा तो शासन ही नहीं है, मेरी क्या जिम्मेदारी है। लेकिन अब जानने वाले तो जानते हैं ना कि आप कुर्सी पर नहीं है, लेकिन मॉरल इन्फ्लुएंस तो रहता है। और जो बैकग्राउंड है वहाँ बंगाल में जो कुछ सारा जो हो रहा है दैट वे जो है, तो ये बड़ी सीरियस स्थिति है। तो अब देखिए सुप्रीम कोर्ट इसको कैसे हैंडल करता है। और इस ट्रेजेडी का एक दूसरा पार्ट और देखिए, वो आप ये देखिए कि जो अफसर आते ही जब ये घोषणा हुई चुनाव की, तो ममता के जो अफसर करीब कहे जाते थे, इंक्लूडिंग लेडी चीफ सेक्रेटरी, करीब कहे जाते थे। ब्यूरोक्रेसी में कोई किसी का करीब नहीं होता, हालात सत्ता समय के साथ सब चलते हैं, लेकिन फिर भी एक इंप्रेशन होता है कि हमारे करीब हैं। तो जो करीब के लोग थे सारे हटा दिए, 25-50 SP हट गए, कलेक्टर हट गए और लोग हट गए सारे वहाँ पे जो है। उनके लिए हटना शुभ रहा, उल्टा हो गया। तो अब क्या हुआ कि जो नए लगाए थे, जिनको मतलब आप कह दो कि चुनाव आयोग ने लगाया था, या कहीं ना कहीं BJP के लोकल लीडर्स की सिफारिश हो सकती है 2-4 लोगों के लिए, यार इनको भी देख लेना, प्रैक्टिकल लाइफ है, वो लोग लगे होंगे जाके, या चुनाव आयोग की पसंद के लोग थे वो उल्टा फंस गए। ये घटना हो गई, वो रोक नहीं पाए उसको, सुप्रीम कोर्ट ने टांग दिया उठा के, और एक्शन होगा उसके अंदर जो है। तो क्या ट्रेजेडी है कि जिन अफसरों को अपना समझ के लगाया गया था वो सिस्टम के शिकार हो गए। सर, वहीं पश्चिम बंगाल में ही CB आनंद बोस की जगह एक पूर्व IPS अधिकारी RN रवि को राज्यपाल नियुक्त किया गया है। सर, आपको लगता है कि आने वाले चुनावों में इससे कोई प्रभाव पड़ेगा? वैसे तो क्या है कि गवर्नर्स एंड ब्यूरोक्रेट्स हैव वेरी लिमिटेड रोल इन इलेक्शंस, एक्सेप्ट बंगाल जैसा हो जाए बिल्कुल ही आप वो करने, या बिहार में पहले होता था कि वोट ही नहीं डालने दो, या आपने ठप्पा लगा के डलवा दो, बात अलग है। बाकी नेताओं को भ्रम रहता है कि अपने अफसर रहेंगे फील्ड में तो चुनाव जीतेंगे। चुनाव जनता जिताती है, जनता चुनाव हराती है, दैट वे। इनका थोड़ा सा ये है कि ममता को डील करने के लिए टफ एडमिनिस्ट्रेटर चाहिए। जो गवर्नर थे ऐसा लगा होगा कि वो सॉफ्ट हो गए हैं थोड़ा, या कोई आदमी निराश भी हो जाता है। कैलकाटा का माहौल एक अलग तरह का है, गवर्नर भी सोचता है यार कब तक झगड़ा करेंगे, क्या होगा, जो भी कारण रहा होगा ऐसा, मे बी एडमिनिस्ट्रेटिव इनएफिशिएंसी, मे बी कोई पॉलिटिकल रीज़न होगा, उन्होंने उसको वहाँ से उठा के यहाँ लगा दिया। स्ट्रॉन्ग आदमी है दैट वे जो है। तो ऐसी आशा की जाती है कि प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड्स पे ही इसको लगाया गया कि ममता को हैंडल करने के लिए एक स्ट्रॉन्ग आदमी चाहिए। और केंद्र को लगा होगा कि जो मौजूदा गवर्नर थे उनकी तुलना में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अफसर है, क्योंकि वहाँ इन्होंने स्टालिन के साथ में लोहा लिया था, वहाँ पे झुके नहीं थे और हैंडल किया था उसको। तो शायद ये कारण रहा होगा, बीइंग ए टफ एडमिनिस्ट्रेटर एंड ए लॉजिकल पर्सन, गवर्नमेंट मस्ट हैव बॉट इन एट कैलकाटा राजभवन। सर, मालदा में लॉ एंड ऑर्डर मशीनरी के ये जो कंप्लीट ब्रेकडाउन की तस्वीर हमने देखी, क्या इसके बाद ये माने कि इसके मद्देनजर वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है? होना तो यही चाहिए एट द एंड ऑफ द डे। तो फिर क्या है, अब पहले वो जो घटना हो गई थी, जो ममता दीदी कंप्यूटर ही उठा के ले गई थी वहाँ से, और उनकी शिकायत हो सकती है, ईडी वाले ज्यादती कर रहे हैं या ये कर रहे हैं, बायस हैं, पूर्वाग्रह में हैं, वो एक अलग इशू है।
लेकिन एज ए लॉ ऑफ द लैंड तो आप ऐसा नहीं कर सकते ना यार कि जांच चल रही हो और पुलिस उस पर सीज करने वाली उस कंप्यूटर को, आप खुद ही उसको सीने से लगा के चल रहे वहाँ से। वो ठीक है, उनको इलेक्शन में, मैंने सुना इलेक्शन में उनको बेनिफिट हुआ इसका कि बहुत सारे व्यापारी और बिजनेसमैन जो ईडी के खिलाफ रहते हैं, कई दफ़े ईडी कार्रवाई करती है। अब जो किसी चोरी पे, टैक्स पे कार्रवाई करती है तो लोग खिलाफ होते हैं। तो ऐसा भी कहते हैं कि उनका समर्थन भी उनको ममता को मिला। वो तो एक डिफरेंट इशू है, वो तो ईडी एक अलग इशू है, उस पर अपन नहीं जा रहे हैं अभी इसके अंदर जो है। लेकिन उनको ऐसा लगा तो वो भी उस समय ऐसा हो गया था कि उठा के ले आई थी वहाँ से। तो उसी दिन राष्ट्रपति शासन लगाने के हालात थे, देखा जाए तो ईडी वाले बेचारे रोते रह गए। आखिर अफसर ही तो हैं, वो कांट कम्पीट विद पॉलिटिकल फोर्स, पॉलिटिकल पावर। कितना आप उनको सीआरपीएफ दे दो, सीएसएफ का कवर दे दो, एक लिमिट है अफसरों के काम करने की। उनको गुनाह थोड़ी कि ईडी में लगे, चांस की बात है। आज आईपीएस किसी डिस्ट्रिक्ट में होते तो राज कर रहे होते वहाँ पे, अब ईडी में भी राज करते हैं, ऐसे फंस जाते हैं कभी कभी ऐसे मामले के अंदर जो है। और बाकी ये कि ईडी में जो लोग लगते हैं बहुत ही कॉम्पिटेंट और बड़ी उसके बाद लगते हैं, छंटनी स्क्रूटनी के बाद लगते हैं, उनका सारा रिकॉर्ड देखा जाता है, इंटीग्रिटी देखी जाती है। और आम धारणा यही है ना कि ईडी ज़्यादा इफेक्टिव काम करती है, इसीलिए तो केसेस लोग ईडी को सौंप देती हैं सरकारें, इनकम टैक्स वाले सौंप देते हैं ना केस को। एक भरोसा होता है कि यार दे विल गो टू द डेप्थ एंड दे आर वेरी कॉम्पिटेंट पीपल। एनी हाउ, तो उससे उनका मोरल डाउन हुआ ईडी वालों का, पुलिस फोर्सेज का वहाँ जो है। लेकिन राष्ट्रीय शासन नहीं लगा, वो एक अप्रोप्रिएट था। अब तो बिल्कुल ही क्लियर हो गया ये वाला जो है। लेकिन वही सवाल है ना, पॉलिटिकल रिस्क है। बीजेपी को लगता है कि राष्ट्रीय शासन लगा देंगे तो ममता हीरो हो जाएगी, होगी कि नहीं अलग बात है। एक पॉलिटिकल डाउट आता है, पॉलिटिकल एडवाइजर्स विल नेवर एडवाइज टू पुट द स्टेट अंडर 356 या शासन वहाँ पे इसको लगा दें। तो अब ये बड़ी मतलब विचित्र स्थिति है, उसको अब राष्ट्र शासन आप लगा नहीं सकते। सुप्रीम कोर्ट का मन करे तो वो भी कह सकता है कि अब उन्होंने तो कह दिया ना कि कंप्लीट ब्रेक डाउन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर मशीन इन मालदा। इसका मतलब क्या होता है 356 राष्ट्रपति शासन, उनको ऑब्जर्वेशन तो आ गया। कल को अगर अमित शाह, नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय शासन लगा देते हैं तो सुप्रीम कोर्ट से कोई रिलीफ नहीं मिलेगा। तो उनका ऑब्जर्वेशन क्लियर है कि इट्स ए ब्रेक डाउन। लेकिन इसका फैसला कौन करे, और चुनाव सिर पे है, तो इसमें पोलिंग है वहाँ पे जो है। तो अब लगता है ये घटना भी ऐसी रहेगी तो राष्ट्रीय शासन तो लगेगा, मुझे ऐसा लगता नहीं। सर, मैंने सुना है कि भाजपा ममता दीदी के इस प्रचार से बहुत ज्यादा परेशान है कि अगर बीजेपी सरकार में आती है तो मांस मछली खाना बंद हो जाएगा। आखिर बीजेपी इसका डैमेज कंट्रोल कैसे करेगी? डैमेज कंट्रोल क्या करो, ममता की इन बातों के सामने सिर पकड़ के बैठ जाओ। अब कितना खतरनाक नैरेटिव बना के लाई है वो। एकदम से बीजेपी, लोकल बीजेपी बैकफुट पे आ गई, वर्कर बेचारे बैकफुट पे आ गए एकदम से। कितना टची माहौल है। अब शक्ति की पूजा होती है बंगाल के अंदर, आप देखिए। तो वहाँ पे क्या होता है कि मछली उसका पार्ट है, चाहे हिंदू हो चाहे आप मुस्लिम हो, वेज हो नॉन वेज हो, कुछ भी उसका पार्ट होता है। और उसने ऐसा माहौल बना दिया कि सरकार आएगी तो मांस और मछली के बिक्री पे, उपयोग पे प्रतिबंध लगा देगी। सरकार स्टेट को वेजिटेरियन स्टेट डिक्लेयर कर देगी। क्या कल्पना की उड़ान भरी है? लेकिन बहुत से अनपढ़ लोग होते हैं, एक मास होता है लोगों का, मान जाते हैं। एक प्रॉब्लम क्रिएट कर दी उसने भाजपा के इलेक्शन कैंपेन के लिए। तो भाजपा को बैकफुट पे आई 2-4 दिन, फिर पलट के एक्शन तो लेना ही था, रेस्पॉन्ड करना था आपको। तो उन्होंने क्या किया कि एक आदमी ने वहाँ पे एक 5 किलो की मछली हाथ में ले ली और प्रचार करने निकल गया। और अब प्रचार करने जाते हैं तो मछलियाँ साथ साथ बांटते जा रहे हैं, दिखाने के लिए मछली विरोधी नहीं है। और एक वहाँ मिनिस्टर हैं बंगाल के, तो उन्होंने कह दिया कि अगला मुख्यमंत्री जो है अगर भाजपा का आता है वहाँ तो नॉन वेजिटेरियन होगा। टू दैट एक्सटेंट बात चली गई वहाँ पे जो है। तो इसमें कोई शक नहीं कि बहुत ही शरारतपूर्ण ये प्रचार था, या इलेक्शन में तो ऐसे ही होता है ना, शरारतपूर्ण प्रचार था जिसपे बीजेपी को एक बार थोड़ा बैकफुट पे आना पड़ा। और डैमेज तो देखो ऐसा है कि जिन्होंने वोट देना है ना बीजेपी को, वो तो मन बना के 5 साल से ही बैठे हुए हैं बंगाल में, खास करके क्या वोट देना है, वो तो इससे प्रभावित नहीं होंगे। लेकिन फिर भी थोड़े बहुत लोग, गांव की महिलाएं, कुछ और इस बातों में थोड़ा बहुत आ सकते हैं। बहुत डैमेजिंग था ये स्टेटमेंट जो है। इस तरह का दूसरा स्टेटमेंट मैंने सुना ममता दीदी ने दे दिया। उन्होंने कहा है कि सारी औरतों से मैं अपील करती हूँ कि कोई अनजान आदमी अगर आपसे बैंक अकाउंट की डिटेल मांगे तो मत देना। ये केंद्र के एजेंट हैं या भाजपा के एजेंट हैं ये, क्योंकि लक्ष्मी भंडार जो योजना महिला एम्पावरमेंट, उसमें जो पैसा डाला हुआ है वो सारा निकाल लेंगे उसमें से। अब क्या करूँ, प्रचार हो जाता है दैट इज है। तो ऐसी प्रचार, ऐसी बातें चल रही हैं, अनसुनी कहानियाँ होती हैं नहीं जो। तो बंगाल में ऐसी अनसुनी कहानियाँ आती हैं कि मछली बंद कर देंगे, जो महिला योजना है उसमें जो है वो पैसा शिफ्ट हो जाएगा। सो दिस इज ऑल। सर, खुद ममता के निर्वाचन क्षेत्र भवानीपुर से उन्हें टक्कर देने वाले भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सुवेंदु अधिकारी की जीत की क्या संभावनाएं देखते हैं आप?
जीत तो जाएंगे ऐसा लगता है, लेकिन वही वाली बात है ना, जीत जाने के अंदर सामने ममता है। ऐसा भी हो सकता है कि वो जीत जाएं और ममता चुनाव हार जाए, रूल आउट नहीं कर सकते। ममता अगर सरकार भी बना ले, कई दफ़े ऐसा भी होता है, आप खुद हार जाते हो एट टाइम्स जो है। तो बड़ा जटिल सवाल है उस तरह से। और क्या है कि बीजेपी का मनोबल भारी है, कि एक बार वो हरा चुके हैं ममता को नंदीग्राम में पहले जो है। तो बीजेपी ने कैंडिडेट तो बहुत मजबूत निकाला है, और जिसे कहना चाहिए कि घर के ही लोग थे, उनके साथ ही थे पहले तो, ये जो है शुभेंदु अधिकारी दैट वे जो है। तो बड़ा जटिल सवाल है, अनुमान लगाना मुश्किल है कि क्या जीत की उनकी क्या संभावनाएं हैं। लेकिन राजनीति में कुछ भी हो सकता है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं इसका डेफिनेट जवाब क्या आपको दूं। तो मैं आपको ये कह सकता हूं कि नथिंग इज रूल्ड आउट। ये है अपेरेंटली जो मैंने आपसे कहा था कि भाजपा कैलकाटा के एंट्री पॉइंट पे खड़ी है। अगर वही सिद्धांत हैं तो फिर ये जीतेंगे। ये नहीं जीतेंगे तो कौन जीतेगा फिर वहाँ पे? स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हैं। तो लेट्स सी, इवन आई हैव गॉन कंफ्यूज्ड। इस सारे घटनाक्रम का एक दूसरा महत्वपूर्ण पहलू यही है कि शुभेंदु अधिकारी जो है इस बार 2 सीटों से चुनाव लड़ रहे हैं, रिस्क नहीं ले रहे। उनकी आत्मा जानती है पिछला चुनाव जो है उन्होंने 1900 वोटों जीता था, कैसे जीता था ममता से जो है। तो इस बार क्या है कि 2 सीटों से लड़ रहे हैं, ताकि अगर हार भी जाएं वहाँ से तो दूसरी सीट से जीत जाएं। कि भाजपा मानती है अगर उनका मुख्यमंत्री बना तो ये व्यक्ति उनका मुख्यमंत्री होगा, अगर सरकार वहाँ पर बनी तो उसको रिस्क नहीं करना चाहते जो है। और उसका मनोबल बनाए रखने के लिए है कि 2 सीट से लड़ा दो इसको। 2 सीट से लड़ रहे हैं तो ये जो संभावना है कि 2 सीट से लड़ रहे हैं तो ममता की जीत की संभावनाएं बढ़ जाती हैं थोड़ा सा। वोटर भी देखता है एक तरह से कि यार वहाँ से जीत जाएगा, कोई बात नहीं, यहाँ दीदी को जिता दो, वो वहाँ से जीत जाएगा। यू नेवर नो। सर, आपके विचार में बंगाल में जो ये चुनाव हो रहा है उसमें जो बेसिक चुनावी दर्शन शास्त्र का फर्क क्या देखते हैं आप बीजेपी वर्सेस ममता दीदी के? बेसिक फर्क है कि बीजेपी जो चुनाव है 2 आइडियोलॉजी पर लड़ रही है। एक तो धर्म और एक राष्ट्रभक्ति, बेसिकली राष्ट्र प्रेम, इस पर लड़ रही है। और वो जो है ममता जो है वो बंगाल की अस्मिता का जो कार्ड है उसका, वो और सांस्कृतिक पहचान वहाँ की, जैसे मछली का उन्होंने शामिल किया कि हमारी सांस्कृतिक पहचान है। तो बेसिक डिफरेंस दोनों का ये, आइडियोलॉजिकल डिफरेंस इन दोनों के बीच में ये है कि वो तो धर्म और राष्ट्रवाद पे लड़ रहे हैं, ये बंगाल की अस्मिता की और बंगाल की संस्कृति की पहचान है उस पर लड़ रही है। एक और महत्वपूर्ण घटना बंगाल चुनाव की पूर्व संध्या पे होने वाली है। एक तरह से 16-17 तारीख को विशेष सत्र लोकसभा का होने के आसार हैं, संसद का सत्र होने के आसार हैं महिला आरक्षण बिल को लेकर के। तो ऐसी संभावना है कि महिला आरक्षण बिल का जो टाइमिंग है और जिस तरह से बिल पास होगा, एक बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन होगा। वुमेन वोटर्स में 33% आरक्षण की बात है। तो इसका जो लाभ है इन चुनाव में भाजपा को मिलेगा, ऐसा लोगों का मानना है। लेकिन एक प्रयास अच्छा है, चुनाव के बहाने ही सही, अगर महिलाओं को 33% आरक्षण मिलता है और वो कल्पना जो है बरसों की वो मूर्त रूप लेती है, तो ये एक सुखद समाचार है। सर, इसी में राहुल गांधी का ये फैसला लेना कि वो अकेले चुनाव लड़ेंगे, उसको आप कैसे देखते हैं? अब देखो, वैसा है कि इसके अलावा विकल्प भी नहीं था। ममता दीदी सपोर्ट नहीं कर रही, ममता दीदी कोई ऑफर नहीं कर रही आने के लिए। और लास्ट टाइम भी क्या था, 2.94% वोट आया था, एक भी सीट नहीं मिली थी। और ममता दीदी खुद ही मानती हैं कि राहुल, मतलब वो ऐसा मानती हैं मेरे ख्याल से, जैसे अखिलेश यादव मानते हैं शायद, कि भाई एक स्पेंट फोर्स है, मतलब लाइबिलिटी है। कि एक धारणा बनी है ना कई राज्यों में इस तरह की, यार कांग्रेस साथ लेंगे तो उल्टा हमारी लाइबिलिटी हो जाती है, दैट वे जो है। तो ममता ने मनुहार नहीं की होगी, जैसे कहना चाहिए, उसने मनुहार नहीं की होगी। और राहुल गांधी का तो एटीट्यूड है ही दैट वे कि भी ठीक है, जब उधर से प्रॉपर ऑफर नहीं है, सीट शेयरिंग नहीं है, बात नहीं है, तो क्यों करें दैट वे। तो अकेले लड़ने का फैसला है, तो फैसला तो कोई सुखद नहीं है दैट वे जो है। अकेले रह जाएंगे आप, जो 2.4%, ममता को नुकसान होगा थोड़ा, 3% वोट जो भी, ये भी जुड़ जाता वहाँ पे दैट वे जो है। तो कांग्रेस प्रैक्टिकली हैज़ नो फ्यूचर इन बंगाल एट दिस मोमेंट। सर, कांग्रेस ने एक बार फिर से 5 बार लोकसभा का चुनाव जीत चुके, लेकिन 2024 में लोकसभा का चुनाव हार चुके अधीर रंजन चौधरी को विधानसभा का टिकट दिया है। क्या ममता दीदी इस बार उन्हें जीतने देंगी? डाउटफुल है। जैसा अभी तक देखा मैंने कि वो ममता दीदी सोच लेती हैं एक तरह से। तो वो पहले तो ये हुआ था कि वो चूँकि कांग्रेस लीडर हैं और वो नहीं चाहती हैं कांग्रेस मजबूत हो उस इलाके में जो है, तो 5 बार वो एमपी कांग्रेस से पहले रह चुके हैं, 6ठी बार पिछली बार चुनाव हार गए। और उनको हराने के लिए ममता दीदी है ना, यूसुफ रात का क्रिकेटर है, उसको लाई वहाँ पे सामने, और 85,000 वोट से हार गया रंजन जो है ये। तो ऐसे रहा, इस बार राहुल गांधी ने टिकट दिया कि चलो लड़ो। पिछली बार तो क्या उसके निर्वाचन क्षेत्र में बैठ गई थी ममता, जाके हरा के आई उसको वहाँ से, जिद जो है। तो इस बार उसको डर है कि ममता फिर नहीं बैठ जाके फिर कराने नहीं लग जाए मुझे जो है
लेकिन ममता इसमें परेशान है, घिरी हुई कई मामलों में। हो सकता है रंजन की तरफ ध्यान नहीं आए, लेकिन रंजन की दूसरी चुनौती ये है ना कि वो ओवैसी और हुमायूं कबीर का उनका गठबंधन हो गया, दैट वे मुस्लिम है, वो डैमेज करेंगे कोई न कोई। लेकिन फिर भी कुल मिला के ऐसा लगता है कि उसकी रेपुटेशन अच्छी है तो शायद वो जीत जाएगा, ऐसा लगता है। लेट्स सी। सर, कुछ लोगों का मानना यह है कि इस बार का पश्चिम बंगाल का चुनाव सबसे ज्यादा हिंसक चुनाव होगा। आपका आकलन क्या कहता है? लगता तो ऐसे, लेकिन मुझे व्यक्तिगत रूप से ऐसा नहीं लगता। इंडिया में कहते हैं ना, सब यहाँ डंडा इलाज है, पुलिस, सेना की जरूरत नहीं, सेंट्रल फोर्सेस। चुनाव आयोग को इसका अंदेशा था तो उन्होंने 500 सेंट्रल फोर्स की कंपनियां मांगी हैं और ये कहा है कि पोस्ट पोल वायलेंस का हमें अंदेशा है तो ये कंपनियां टिल फर्दर ऑर्डर्स वहीं रहेंगी। और इतना डिप्लॉयमेंट होगा तो लगता नहीं है। लेकिन एक संभावना है, ममता अगर चुनाव हार जाती है तो थोड़ी सी हिंसा 2-4 दिन हो सकती है, नॉर्मली ऐसा होता है। लेकिन पुलिस का इंतजाम काफ़ी और अमित शाह है फिर सामने जो है, तो मुझे नहीं लगता बड़े पैमाने पे हिंसा वहाँ हो पाएगी। सर, मैंने सुना है पश्चिम बंगाल में आरएसएस भी काफी एक्टिव है। ऑफ कोर्स, आरएसएस तो भाजपा की आत्मा है ही, पैतृक संगठन है, 86,000 बूथ है वहाँ पे। तो एक साल से उन्होंने 86,000 अपने जो है मोहल्ला बैठकें कर ली लोगों को, हर जगह प्रचारक लगा हुआ है। मोहल्ला बैठक में आदमी सामने होता है, पीछे प्रचारक खड़ा है वहाँ पे, तो आरएसएस का वैसे रोल है इस बार वहाँ पे जो है। तो लेट्स सी इसका 4 तारीख के रिजल्ट में क्या प्रभाव दिखाई देता है। लेकिन आरएसएस इज कम्प्लीटली इन्वॉल्व्ड इन वेस्ट बंगाल इलेक्शंस। सर, एक दूसरा अहम सवाल ये है कि 2019 का जब चुनाव होता है तो उस दौरान में बीजेपी को 100 विधानसभा सीटों पर बढ़त मिलती है, लेकिन उसी के 2 साल बाद सिर्फ 77 सीट पर सिमट जाती है। ऐसा क्यों हो जाता है राजनीति में? कॉन्स्पिरेसी ऑफ सर्कमस्टांसेस। 77 ही नहीं रहे, अब तो कहते हैं शायद 64 समथिंग ऐसे कुछ रह गए हैं। कुछ उपचुनाव हो गए, कुछ दल बदल के चले गए लोग इधर उधर, दैट वे जो हो गया। लेकिन इसका दूसरा पहलू ये भी है, एक तो ये ममता के लोग इसमें क्लेम करते हैं कि हमने पहले दावा किया था कि 100 से आगे नहीं जाने देंगे, तो 77 पे रह गए। वो तो खाली एक ऐसे ही, जैसे कहते हैं ना अपन लोकल भाषा में फर्ड मारने वाली बात है, खाली ऐसे ही कि भी ठीक है, ये जो है उसका असर नहीं है। लेकिन इसका दूसरा पहलू ये भी है कि 2016 में बीजेपी 3 सीट पे थी, उससे पहले के चुनाव पे, इस बार 77 पे थी जी। तो तुलना हम 177 100 इज इक्वल टू 77 करें विजाविज, या कि हम 3 विजाविज 77 करें। सो दिस इज एनकरेजिंग फॉर बीजेपी। सर, एक बहुत ही मजेदार बात आई है कि ममता बनर्जी ने आह्वान किया है महिला मतदाताओं से कि अगर आप जाते हैं वोट करने और उस क्यू में आपको जो केंद्र सुरक्षा बल है ज्यादा आपकी जांच पड़ताल करे तो आप लोग झाड़ू उठा लेना। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये कि एक आम औरत की भाषा है, जैसे गली मोहल्ले में अपन कहते हैं, दैट वे जो है कि कोई औरत आती, कहते हैं कोई औरत तेरे को छेड़े करे तो भी तू झाड़ू उठा लेना, डंडा उठा लेना, अपने जैसे बातें कर। तो अभी प्रचार चल रहा है वहाँ पे कि जितनी मुस्लिम महिलाएं जाएंगी तो बुर्का भी उतार के बताना पड़ेगा, ऐसा कुछ प्रचार चल रहा है इस तरह का। सेंट्रल फोर्सेस कहेंगी बुर्का उतार के अंदर आओ या कुछ और चेक करेंगी, तो कुछ कई तो लोग तो इसमें जाएंगे नहीं, कौन झगड़े में पड़े, और को वहाँ पे जाएंगे वोट डालें। तो ममता दीदी ने उनको एक मतलब उकसा रही है, एक तरह से कहना चाहिए इंस्पायर कर रही है, या यूँ कह रही है भी ऐसा कोई हो वहाँ पे। तो भाई औरतों का आमतौर पर ये माना जाता है ना कि झाड़ू है, एक बेलन है, ऐसा कहा जाता है। हथियार आजकल तो दूसरे हथियार आ गए ना जिम वाले, उसको छोड़ दो, पुरानी बात कह रहा हूँ जो है दैट कराटे आ गया और पता नहीं क्या क्या आ गया है जो है। तो कहा जाता है, उसने कहा भी झाड़ू उठा लेना, मतलब ये कि झाड़ू मार देना, उठाने से और क्या होता है, उठा के उसको लहराना थोड़ी, दैट जो है तो अच्छा नहीं लगता। इट डजंट सूट द स्टेटस ऑफ ए चीफ मिनिस्टर, तो कह दिया उन्होंने जो है। लेकिन अब ये बात एक इशू तो है कि सेंट्रल फोर्सेस तो फ्रिज तो करेंगे आपको, जो वोट डालने आप जाओगे वहाँ पे जो है, तो कितने लोग हो सकता है उससे पीछे चले जाए, नहीं चले जाए, बट लॉ ऑफ द लैंड हैज टू टेक इट्स कोर्स, तो कांट हेल्प इट। सर, क्या असम की तरह पुडुचेरी में भी एनडीए सरकार की पुनरावृत्ति होगी? अगर होगी तो नया मुख्यमंत्री कौन होगा? मुख्यमंत्री रंगास्वामी चल रहे हैं, मुझे लगता है मौजूदा हालात में तो वही रहेंगे, कुछ ऐसा चेंज का है नहीं। और पुनरावृत्ति भी लगभग श्योर सी लग रही है अभी, मतलब कोई कारण नहीं ऐसा कि वहाँ सरकार नहीं बने। फिर क्या जोड़ तोड़ होता है सरकार में जो है, और जोड़ तोड़ में तो यू कांट मैच दिल्ली लीडरशिप जो है। तो अकॉर्डिंग टू ऑल इंडिकेशंस जो है एनडीए इज गोइंग टू रिपीट इन, ऐसा लगता है दैट वे जो है ना, कि भी ऐसे आसार हैं जो है। वही मैंने कहा इलेक्शन कमीशन गाइडलाइंस है बात है ना, कि ऐसा लगता है कि ऐसे आसार हैं कि दे आर अहेड जो है। एक बार रिकन्फर्म करने के लिए, जो 3 अप्रैल को प्रधानमंत्री जी का पुडुचेरी में जो इतना जबरदस्त रोड शो हुआ, तो मतलब एनडीए की सरकार वापसी कर रही है, आपको ऐसा लगता है?
इस शो से तो ऐसा ही लगता है, इस शो से ऐसा लगता है दैट वे कि आप देखिए पांडिचेरी प्राइम मिनिस्टर बार बार तो जाते नहीं वहाँ पे जो है, कुल मिला के शायद 2-3 बार गए हैं। तो अब तो उन्होंने ये भी कह दिया कि बंगाल में मैं रोज़ 3 सभाएँ करूँगा। आज से 3 सभाएँ कर रहे हैं, ज़बरदस्त। अमित शाह पहले ही कर रहे थे, कैंप डाले हुए थे 15 दिन के लिए, वो जा रहे हैं। तो वो सर्टेन लगती है, वो रोड शो इतना ज़बरदस्त हुआ, इतने लोग उसमें थे, टूट के पड़ रहे थे वहाँ पे। तो ये इंडिकेशन होते हैं कि सत्ता वापसी के किसी के जो है। तो ऐसा लगता है कि नरेंद्र मोदी का जो करिश्मा है, जो चार्म है उनका जो है, इट विल ब्रिंग बैक दिस गवर्नमेंट टू पावर, ऐसा लगता है। अच्छा सर, क्योंकि यहाँ पर विकास की अपार संभावना है और उसी को देखते हुए पीएम मोदी ने उसे टूरिस्ट हब के तौर पर एस्टैब्लिश करने की बात कही है। आप इस विजन को कैसे देखते हैं? उन्होंने 2 बातें कही हैं। उन्होंने तो फार्मूला दिया है बेस्ट के नाम से, बिजनेस, एजुकेशन और स्पिरिचुअल और टूरिज्म। और वाकई में पांडिचेरी टूरिस्ट बहुत जाता है आजकल, आप देखिए दैट वे। और क्या है, आसान है, चेन्नई गए और वहाँ से आगे निकल गए 2 घंटे जो भी रास्ता है वहाँ से जो है, तो अपार संभावना है। फिर उन्होंने कहा कि डबल इंजन सरकार है यहाँ की। फिर अभी गए थे तो बहुत बड़ा पैकेज जो है पांडिचेरी के लिए बनाया है। तो सही है कि टूरिज्म की अपार संभावना है, एक अच्छी स्टेट है, शासन ठीक चल रहा है, गुड गवर्नेंस चल रही है। तो इज राइट इन सेइंग कि ये टूरिज्म हब के रूप में और ज़्यादा बड़ा सेंटर डेवलप हो सकता है। और सर अभी एंड वक्त पे ही पुडुचेरी में कांग्रेस और डीएमके का अलायंस ऑलमोस्ट टूटते टूटते बचा है, इसका क्या कारण आप मानते हैं? ऐसे ही रहता है, इनडिसाइसिव लीडरशिप इन दिल्ली, एंड वक्त पे फैसले करते नहीं है लोग, फैसलों का इंतजार करते रहते हैं स्टेट कैपिटल्स में, फिर बात टूटने लगती है, अलार्म होता है तो फिर कोई फैसला आता है। तो यही इसमें हुआ होगा, ऐसा मेरा अनुमान है। 30 सीटें हैं, फिर डिसाइड हो गया 16 पे कांग्रेस लड़ेगी, 14 पे डीएमके लड़ेगा, अल्टीमेटली हो गया। बाकी बेसिकली वही रहा होगा, इनडिसाइसिवनेस एट द लेवल ऑफ टॉप लीडरशिप इन दिल्ली, लेकिन बच गए, हो गया समझौता। सर, आज जब हम ये विश्लेषण करें तो आज की तारीख में 4 राज्यों के विधानसभा चुनावों में बीजेपी के सामने चुनौतियां आप क्या देखते हैं और बीजेपी के विस्तार की कितनी संभावनाएं आप देखते हैं? देखो, उसमें क्या है कि सबसे बड़ी बात यह है कि अगर अपन इसको इस ढंग से देखें कि चुनौतियां क्या है, तो चुनौती तो एक ही है कि जो नॉन फ्रेंडली टेरिटरी है, केरल है, बंगाल है, तमिलनाडु, उसमें कितना मेंटर हो पाते हैं, पार्टियां कितना विस्तार कर पाते हैं। सबसे एक चुनौती यही है। फ्रेंडली कैटेगरी जो है, फ्रेंडली टेरिटरी है, आसाम में उसकी बात नहीं हो रही है, या पांडिचेरी की बात नहीं हो रही है। बात ये हो रही है कि जो नॉन फ्रेंडली जो टेरिटरी है उनमें कितना घुस पाते हैं, कितना पेनिट्रेट कर पाते हैं, कितने अपने एक्सेस कर पाते हैं और कितना विस्तार कर पाते हैं, ये चुनौती सबसे बड़ी। जैसे सर, अब अंत में आप ये भी बता दीजिए कि आखिर इन 4 राज्यों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह की चुनाव जीतने की रणनीति क्या है? वाह, क्या सवाल है। तो उनकी रणनीति तो यही है, नंबर 1 उसमें ये है कि होल्ड आसाम, आसाम में सरकार बना के रखो, ठीक है। विन वेस्ट बंगाल, बंगाल में विक्ट्री करो, और साउथ में एक्सपांड करो, दैट मीन्स केरला एंड तमिलनाडु। यही है उनका प्रिंसिपल, ये स्ट्रेटजी और यही गाइडलाइन है। वेरी वेल सेड सर। और आज ही देखिए, स्थापना दिवस के मौके पर बीजेपी ने एक बार फिर से एक बात दोहराई, नेशन फर्स्ट, पार्टी सेकंड, सेल्फ लास्ट। और इसी मैसेजिंग के साथ चुनावी मैदान में बीजेपी उतर चुकी है। बीजेपी जो हर राज्यों के चुनाव के साथ खुद को अपग्रेड करती है, उदय की तरफ बढ़ती है, तो कांग्रेस अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। लेकिन तमाम मुद्दों के बीच में एक चीज जो कॉमन है वो है 3V फैक्टर, यानी विकास करो, विकास से विश्वास पैदा करो और विश्वास से विक्ट्री की तरफ बढ़ो। और मोदी मॉडल तो वैसे है ही, काम, करिश्मा और कनेक्ट। बहरहाल अंत में उसी पर आते हुए जिसके साथ हमने शुरुआत की थी कि असम के चाय बागानों की महक जीत के दिन, जश्न के दिन बीजेपी हेडक्वार्टर को कितना महकाती है, ये देखना होगा। और खेला होबे अपने आप में एक अलग सवाल है। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका द जेसी शो में इस पूरे एनालिसिस के लिए, और साथ ही तमाम दर्शकों का भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ द जेसी शो में जुड़ने के लिए।